गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उत्कर्ष की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा की क्रैश कोर्स में आज हम तीसरे दिन में बल एवं गति के नियम और कार्य एवं ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य एवं ऊर्जा, बल एवं गति के नियम। सामान्य विज्ञान के क्रैश कोर्स का आज तीसरा दिन है। इस क्रैश कोर्स की अहम कड़ी में आज हम बल एवं गति के नियम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का पार्ट है, इसको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम पहले फिजिक्स में सबसे पहले हम एक शब्द देखते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि, ये एक शब्द होता है भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होती है? तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे 10 किलो या 10 केजी, ये 10 केजी में जो ये आपको ये 10 केजी में जो आपको ये नजर आ रहा है 10, ये 10 एक्चुअल में परिमाण है। परिमाण बोले तो मात्रा, और पीछे आपको जो केजी नजर आ रहा है केजी, ये केजी है मात्रक। जब ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं उसी को हम बोलते हैं भौतिक राशि। इस भौतिक राशि में परिमाण और मात्रक दोनों हैं, और जब इसमें परिमाण और मात्रक दोनों हैं तो ये भौतिक राशि हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, मास, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान में आगे वाला 10 लिखा हुआ है, गणित की संख्या वाला मान, ये परिमाण को बताता है और पीछे वाला मान मात्रक को बताता है। तो जिसमें परिमाण और मात्रक होते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के कितने प्रकार है? तो हम देखते हैं भौतिक राशि के 2 प्रकार है। एक होती है अदिश राशि, ठीक, और दूसरी होती है सदिश राशि। एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। यहां मित्रों आपको ध्यान देना है कि अदिश, अदिश मतलब नहीं, दिशा नहीं है, और यहां लिखा हुआ है सदिश, इसको बोलते हैं वेक्टर, जिसमें दिशा है, दिशा सहित। स का मतलब सहित, दिशा सहित। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा होती है उसको बोलते हैं सदिश, और ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती तो इसमें दिशा नहीं है या दिशा नहीं होती। इसमें दिशा नहीं होती और इसमें दिशा होती है। इसमें दिशा होती है, तो हमें बात ध्यान रखनी है, इसमें दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती। दिशा है और इसमें दिशा नहीं होती। अगर हम बात कर रहे हैं दिशा होती है और दिशा नहीं होती है, तो हम सदिश राशि को कैसे पकड़ेंगे? कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश? इसका एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो। ये कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है या निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो अगर मैं यहां व वाले मान लिखता हूं, मैंने लिख दिया व, एक और लिख दिया मैंने व, एक और लिख दिया मैंने व, और एक और मैंने व लिख दिया, एक और लिख दिया मैंने, एक और, एक और, एक और। यहां मैंने व वाले अक्सर से जो भी हमें राशियां मिलेगी हम उनकी बात कर रहे हैं। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको, जैसे वह से बन गया वेग, वह से बन गया त्वरण, वह से बन गया संवेग, वह से बन गया आवेग, और वह से बन गया विस्थापन, और इसी वह से बन गया बल। क्या बन गया? बल। ये बल भी बन गया। अब हमने देख लिया वेग, त्वरण, सवेग, आवेग, विस्थापन और बल, ये सभी कैसी राशि है? सदिश। अगर हम बात करें भार की, भार भी एक प्रकार का बल है, तो आपको ध्यान रखना है भार भी एक प्रकार का बल है। तो भार भी कौन सी राशि है? सदिश। और यहां अगर बात करते हैं तीव्रता, तीव्रता ये भी कौन सी राशि है? सदिश। चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे, चाहे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो सीधी सी बात है, अगर हम तीव्रता की बात कर रहे हैं, तीव्रता कोई भी हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो हमने यहां देखा है कि वो वाले जो भी आपको मान नजर आ रहे हैं, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, तीव्रता, बल, विस्थापन, ये सभी सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश। अब अदिश राशि कौन सी है? तो आपको एक तो आइडिया या क्राइटेरिया मिल गया जिसमें वह आ रहा है, वो सदिश है। वह से वेग, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, सवेग मोमेंटम, आवेग तीव्रता, बल विस्थापन, और तीव्रता दो प्रकार की, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। यहां हम देख रहे हैं बल और भार।
दोनों एक होता है, दोनों एक ही मतलब है। अब यहां पे हम जब बात कर रहे हैं सदिश राशि की, तब हम अदिश भी राशि देख लेते हैं। अदिश राशि कौन सी है? तो वेग का ही जैसा एक शब्द आता है चाल। चाल, चाल कौन सी राशि है? अदिश। अगर हम बात करें दूरी, दूरी कौन सी राशि है? अदिश। अगर हम बात करें समय, समय भी कौन सी राशि है? अदिश। अगर हम बात करें कार्य, और कार्य और ऊर्जा एक ही तरीके से हम इसको शो करते हैं, दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो कार्य और ऊर्जा भी क्या है? अदिश। अगर हम बात करें दाब की, दाब, दाब कौन सी राशि है? अदिश। अगर हम बात करें शक्ति, शक्ति कौन सी राशि है? अदिश। तो यह वो वाले जो मान थे वो तो सदिश थे, और पीछे जो मैंने अभी मान लिखे हैं कार्य, ऊर्जा, दाब, शक्ति, चाल, दूरी, समय, आयतन, ये सभी अदिश राशियां हैं। इनमें कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने यहां पे एक सीधा सा तरीका देख लिया, जो भी व से मान आ रहे हैं वो सदिश है, और बगैर वो वाले जो हमने देख ली वो क्या है? अदिश। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपने यहां पे भार देखा होगा, भार इसी तरह से आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, ये द्रव्यमान अदिश राशि है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और भार को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू बोले तो वेट, वेट माने भार, और द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो आपके सामने क्लियर है, भौतिक राशि दो प्रकार की है, एक अदिश और दूसरी सदिश। जिसमें दिशा होती है सहित वो सदिश है, और जिसमें दिशा नहीं होती अदिश। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कई बार। अब यहां हम सदिश का मतलब स्केलर की बात कर रहे हैं, और अदिश का हमने यहां बात की है सदिश, जो सदिश की बात करी वेक्टर है, और अदिश है स्केलर। ध्यान रखना आपको इंग्लिश में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमने अदिश और सदिश राशियां तो देख ली। अगर हम बात करें कुछ राशियों के बारे में लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं चाल, वेग लिख दिया, इधर मैं लिख दिया दूरी और विस्थापन। ठीक, दूरी और विस्थापन। अगर मैं एक और लिखता हूं कार्य, ऊर्जा, बल, भार, यहां मैंने कुछ राशियां लिखी है, इनके अभी मात्रक भी हम देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, इनके मात्रक की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं चाल, चाल का मात्रक क्या है? पहले हम ये बात करते हैं चाल, चाल को हम लिखते किससे हैं? तो चाल को हम लिखते हैं एस, एस बोले तो स्पीड, वेग को लिखते हैं वी से, कार्य को लिखते हैं डब्ल्यू से, और एनर्जी को लिखते हैं, ऊर्जा को लिखते हैं ई से। यहां दूरी तो डिस्टेंस ही है, तो हम दूरी को लिखते हैं डी से, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो हम उसको डी भी लिख सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं, ताकि आप हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो। एस, हाँ। बल, बल को हम लिखते हैं फोर्स, और भार को हम लिखते हैं डब्ल्यू। तो हमने यहां इसके प्रतीक भी लिख दिए, सिंबल। एक शब्द और भी आता है कई बार, त्वरण। त्वरण को हम लिखते हैं ए से, ए का मतलब होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। तो अब हम इनके पहले मात्रक देखते हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है। तब हम कहेंगे चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, एम बटे एस। एम बोले तो मीटर, और एस बोले तो सेकंड, मीटर बटे सेकंड, ये चाल का मात्रक है। वेग का मात्रक भी यही है, मीटर बटा सेकंड। तो इन दोनों के मात्रक एक है, मीटर बटे सेकंड। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। दूरी, दूरी का मात्रक है मीटर, मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या है? मीटर। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो इन दोनों के मात्रक सेम है। ठीक। कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसको हम लिखते हैं जे से। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल, इसको भी हम लिखते हैं जे से। तो इन दोनों के मात्रक भी क्या है? सेम है। बल और भार एक ही है। भार एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। बल का मात्रक भी है न्यूटन, न्यूटन, जिसको हम लिखते हैं एन से। तो इसका मात्रक भी न्यूटन है, तो जिसको भी हम किससे लिखेंगे? एन से। अब बात हम कर रहे हैं त्वरण की। तो त्वरण में आपको क्या ध्यान रखना है? मीटर बटे सेकेंड, तो आपने लिख ही दिया। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, मीटर प्रति सेकंड के बाद में आपको यहां स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर। तो ए का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक आ गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर इंटू सेकेंड। जब ये घात हर वाली ऊपर जाती है तो ये माइनस की हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड माइनस स्क्वायर। ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां ध्यान रखना है, यहां सिर्फ मीटर बटे सेकंड है और यहां मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। ये त्वरण, त्वरण को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो हमने यहां पे कुछ जो नॉर्मली आपके कोर्स में जो आपके टॉपिक में दे रखे हैं उन्हीं मात्रक का हमने जिक्र किया है, कुछ टॉपिक का जिक्र किया है। यहां पे बल का भी मात्रक देखा है न्यूटन, भार का भी न्यूटन। तो इन दोनों राशियों का मात्रक एक ही है। इन दोनों का मात्रक मीटर है, इन दोनों का मात्रक मीटर बटे सेकंड है, इन दोनों का मात्रक जूल है, इन दोनों का मात्रक न्यूटन है, और त्वरण का मात्रक है मीटर इंटू सेकंड
माइनस, सेकंड के ऊपर जो स्क्वायर होगा वो घात किसमें होगी, माइनस में। ये प्रश्न अभी कांस्टेबल में आया भी था। अब हम इसके थोड़े और भी आगे देखते हैं कि दूरी और विस्थापन किस प्रकार से सदिश और कैसे अदिश। तो अगर मैं एक शब्द लिखता हूं दूरी, ये दूरी, दूरी का क्या मतलब है? दूरी का मतलब होता है संपूर्ण तय मार्ग, तय मार्ग, संपूर्ण तय किया गया मार्ग। और यहां पे मैं विस्थापन लिखता हूं, विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है संपूर्ण तय किया मार्ग नहीं होता है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो हमने यहां पे देख लिया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी की हम बात कर रहे हैं। न्यूनतम दूरी का मतलब है शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, हम शॉर्टकट रास्ते की बात कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो ए पे एक लड़का ऐसा है जो बहुत ही आवारा है या स्कूल में उसका मन ही नहीं लगता, तो वो घर से निकलता है, घर से निकल रहा है, उसका घर ये ए से निकलता है और इसकी स्कूल है ये बी। यहां पे इस लड़का आवारा है, इसको स्कूल में पढ़ना नहीं है। अब वो घर से रवाना होता है स्कूल जाने के लिए, ऐसे 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 ऊपर नीचे, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, दिन भर डोलता रहता है, दिन भर घूमता रहता है लड़का, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, यहां पहुंच गया स्कूल। जब तक स्कूल पहुंच गया, स्कूल की छुट्टी हो गई और इस छात्र का मकसद पूरा हो गया कि स्कूल जाना ही नहीं था, सिर्फ जाके वापस आना था। अब इस लड़के ने जो भी मार्ग तय किया गया है, इस लड़के द्वारा जो भी मार्ग तय किया गया है, जितना भी मार्ग तय किया गया, देखो अब ये कहां आ रहा है, नीचे, अब ये कहां जा रहा है, ऊपर, अब ये कहां जा रहा है, नीचे, अब ये कहां जा रहा है, ऊपर, अब ये कहां जा रहा है, पश्चिम में, अब ये कहां जा रहा है, ऊपर उत्तर में, अब ये कहां जा रहा है, ये उत्तर में, अब ये कहां जा रहा है, पूर्व में। तो उसकी कोई भी दिशा फिक्स नहीं है। तो उसने संपूर्ण तय किया गया मार्ग, जितना जितना ये लड़का भटका है, वो सारा का सारा इसकी दूरी है। तो संपूर्ण तय किया गया मार्ग क्या होगी, दूरी, जो कि इसमें आपको नजर आ रही है कि संपूर्ण तय किया गया मार्ग यहां पे क्या होगी, दूरी। अब संपूर्ण तय किया गया मार्ग तो आपने देख ली दूरी है, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी। तो प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी के बीच में शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट रास्ता ये है, ए से बी। अगर लड़का ए से बी की ओर, अगर हम बात करें चार दिशाओं की, ये वाली दिशा है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये पश्चिम। अगर लड़का ए से बी की ओर पूर्व में जाए तो इसका शॉर्टकट रास्ता क्या बन जाएगा, विस्थापन। तो यहां में विस्थापन को बताने के लिए एक डायरेक्शन देनी पड़ रही है, एक निश्चित डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, वो हम कहते हैं शॉर्टकट रास्ता। और शॉर्टकट रास्ता ही क्या होगा, विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच में शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो हमने यहां पे भी देख लिया विस्थापन के बारे में, शॉर्टकट रास्ता कहलाएगा विस्थापन। ठीक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे एक लड़का, देखो ध्यान से, ए से रवाना हो रहा है, रवाना हो गया, 3 किलोमीटर चला, फिर पहुंच गया बी पे और फिर सी पे गया 4 किलोमीटर, ए से 3 किलोमीटर और बी से 4 किलोमीटर। तो मैं यहां पे देखता हूं लड़के ने कितनी दूरी तय की। तो आप कहोगे सर लड़का पहले 3 किलोमीटर कहां गया है, दक्षिण में, फिर 4 किलोमीटर कहां गया है, पूर्व में, अब पहुंच गया सी पे। तो उसने कुल कितना मार्ग तय किया, तब हम कहेंगे 3 + 4 = 7 किलोमीटर। अब इसका विस्थापन की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए, अंतिम बिंदु कौन सा है, सी, और इसके बीच में शॉर्टकट रास्ता ये है, शॉर्टकट रास्ता ये है। तो हम इस दिशा को बात करेंगे तो ये दिशा हमारी बन जाएगी दक्षिण पूर्व। अगर लड़का ए से दक्षिण पूर्व में जाए तो सी पर वो पहुंच जाएगा और ये मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आएगा 5 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं यहां शॉर्टकट रास्ता 5 किलोमीटर है, जो कि विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में, लेकिन टोटल तय किया गया मार्ग कितना था, 7 किलोमीटर, वो इसकी दूरी थी। और विस्थापन कितना है, 5, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में शॉर्टकट रास्ता। एक बात ध्यान रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, ये बात ध्यान से रखनी है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, और विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है।
इसका अगर हम एग्जाम्पल करें तो हमें मालूम पड़ गया दूरी का मतलब है संपूर्ण तय किया गया मार्ग, और विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में शॉर्टकट रास्ता। और विस्थापन माइनस भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है। अगर हम और भी देखें तो आपको एक एग्जाम्पल, एक ये मैदान के पूरा घेरा जिसको हम बोलते हैं परिधि, घेरे को हम क्या बोलते हैं? परिधि। इसकी परिधि हम मान लो 1 किलोमीटर है, इस मैदान की परिधि 1 किलोमीटर है, तब हम ये कह सकते हैं कि परिधि 1 किलोमीटर है। तब मैं कह रहा हूं एक लड़का ए से रवाना हुआ है और वो हम अगर कहते हैं बी पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया? बी पे। ए से रवाना हुआ है, यहां से रवाना हुआ, बी पे पहुंच गया, तब हम कहते हैं उसने दूरी कितनी तय की। तो अगर मान लें बात करें ये पूरा घेरा 1 किलोमीटर का है, तो आधा कितने का होगा? 500 मीटर का। कितने मीटर का होगा? 500। या हम कह सकते हैं आधा किलोमीटर। उस लड़के ने दूरी कितनी तय की? आधा किलोमीटर। अगर हम बात करें इसका विस्थापन क्या होगा, तो शॉर्टकट रास्ता ये है जो कि इसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। जो कि इस वृत्त का व्यास है वो इसका विस्थापन होगा, शॉर्टकट रास्ता। अगर हम बात करें लड़का ए से वापिस ए पे ही आ गया है, पूरा उसने एक चक्कर लगाया है, तो उसकी दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर। जब उस लड़के ने पूरा चक्कर लगाया है तो उसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए। तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए। तो दोनों के बीच में दूरी क्या है? 0। तब पूरे एक संपूर्ण एक घेरे में विस्थापन का मान क्या होगा? 0। तो विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। दूरी अदिश से और विस्थापन कैसी है? सदिश। तो अगर हम यहां पे पूछा जाए एक घेरे में विस्थापन का मान क्या होगा? 0। पूरा मैदान का एक चक्कर लगाने में विस्थापन का मान क्या होगा? 0। तो हमने अदिश और सदिश का थोड़ा आइडिया भी ले लिया, जिसमें दिशा होती है वो अदिश है और जिसमें दिशा नहीं होती वो सदिश है। ठीक। अब यहां पे हमने एक दिखा था त्वरण। त्वरण को भी हम 2 प्रकार से देखते हैं, एक होता है रेखीय त्वरण और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण क्या है? आपके दिमाग में ये कई बार क्वेश्चन आता होगा, त्वरण क्या है? एक्चुअल में इस त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन। जो गाड़ी की आपकी रेस है, जो क्लच है, जो रेस दे रहे हो आप गाड़ी की रेस, वो रेस ही एक्सीलरेशन है। उस रेस को आप बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, रेस को कम करोगे तो स्पीड घट जाएगी। एक्सीलरेशन पे पांव रखोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सीलरेशन को कम करोगे तो स्पीड घट जाएगी। तो ये वेग में परिवर्तन करने का एक जरिया है। कौन? त्वरण। ये त्वरण हम बोल रहे हैं वेग में परिवर्तन का जरिया है। अगर वेग में परिवर्तन धरातली होता है, इस तरह से क्षितिज होता है, कार चल रही है, कार धरातल पे चल रही है, तो ये तो आएगा जो वेग में परिवर्तन होगा, इस त्वरण को हम बोलेंगे रेखित त्वरण। अगर कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर जा रही है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जब भी वस्तु जाती है तो उसको पृथ्वी नीचे खींचती है। कौन से बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो यहां पे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि वेग में परिवर्तन करने के लिए कोई ना कोई बल चाहिए आपको, और यहां पे जो बल की हम बात करें रेखित त्वरण में घर्षण बल हो सकता है, और जो ये रेखित त्वरण है ये धरातल पे चलेगा, या यूं बोले तो जो कार चल रही है, कार में त्वरण कौन सा होगा? ए बोले तो रेखित त्वरण। रेखित त्वरण को हम इससे लिखते हैं ए से। किसे लिखते हैं? ए से। और गुरुत्वीय त्वरण का होगा नीचे से ऊपर की ओर। और जब हम इसकी बात करेंगे, इसको अगर ए से लिखते हैं तो ए की मुंडी अगर हम खींच देंगे, अगर ए की मुंडी हम खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? जी। तो यहां इस ए को मैंने खींच दिया तो क्या बन गया? जी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान को बोलते हैं हम जी से, और रेखीय त्वरण को बोलेंगे ए से। तो कार चल रही है, इसमें त्वरण कौन सा होगा? ए। रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, इसमें त्वरण कौन सा होगा? जी। मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, सीधी सी बात, ऊपर गति कर रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा, और इसको हम बोलेंगे जी से। कैसे? अगर मान लो मुझे किसी बॉल को फेंकना है ऊपर, तो ऊपर फेंकने के लिए मुझे नीचे धक्का देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है। मैं छोड़ूंगा तो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी ऐसे, लेकिन इसको मुझे ऊपर फेंकना है तो धक्का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मुझे इसे जोर लगाना पड़ रहा है, इस बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ रहा है। अब मान लो मैंने इसको फेंक दिया 20 की स्पीड से, तो पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, 20, 18, 17, 16, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी नीचे खींच रही है, और ऊपर आके ये 0 हो जाएगा। तो इसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। अब वस्तु कहां गति कर रही है? बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। ये बाएं से दाएं काम कर रहा है धरातल पे, और ये काम कर रहा है ऊर्ध्वाधर काम कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर त्वरण को हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण कहलाएगा ऊर्ध्वाधर गति वाला, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और ये क्षितिज की बात कर रहे हैं पृथ्वी पर। तब ये कार में तो ये होगा और रॉकेट में ये होगा, और इसका मान फिक्स होता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए बोले तो रेखीय त्वरण और जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, ये भी आपको क्लियर हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मान फिक्स है। और जो भी चंद्रमा पे जाके इसका मान धीरे धीरे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं इसका मान घटता है। अब हमने यहां पे देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं गति की। जो हम गति की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर आपके लिखा हुआ है गति के नियम। गति के नियम किसने दिए थे? तब हम कहेंगे न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। ठीक। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तब हम कहेंगे केपलर। केपलर नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तैरने के नियम किसने दिए थे? उत्प्लावकता के नियम। तो अब हम कहेंगे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे। तैरने के नियम किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने। तैरने के नियम किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने दिए थे। और तैरने को हम साइंस में बोलते हैं उत्प्लावकता। उत मतलब ऊपर, प्लवन मतलब तैरना। तैरने के नियम किसने दिए थे? आर्किमिडीज। अब हम आपके कोर्स में गति के नियम है तो दिए थे न्यूटन ने। और अगर हम यहां भी और भी देख रहे हैं कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। और तैरने के नियम किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो हम बात करें इसकी, तो यहां हम देख रहे हैं हम एक चीज की जो गति के नियम है उसके प्रकार अगर हम देखते हैं गति के नियम की, तो आपको ध्यान रखना है गति के जो नियम है वो गति के नियम कितने हैं। तो पहले हम बात करते हैं गति के नियम की। गति के नियम 3 है। 1, 2 और 3। 3 नियम है गति के। कितने नियम है? 3। और जो उसका पहला नियम है, जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा देती है। ये बल की परिभाषा पहला नियम। दूसरा बल, तीसरा, ये तीनों हमें बल के बारे में बताते हैं। और बल के कौन से फैक्टर के बारे में बताते हैं इसको हमें देखना है कि पहला जो नियम है वो बताता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, बल क्या होता है, बल के बारे में हमें यही बताता है। दूसरा बताता है बल का परिमाण। बल का परिमाण, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बल का गुणात्मक मान या बल की वैल्यू, बल कितना लगेगा, थोड़ा, ज्यादा, कम, बल की मात्रा कौन बताएगा? दूसरा नियम। और बल क्या है? बल की परिभाषा। बल कौन ऐसी क्या वस्तु है, बल कौन सा कारक है, बल की परिभाषा क्या है, वो देगा पहला नियम। और तीसरा बताएगा बल की दिशा। ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं, बल की दिशा। तो ये जो गति के नियम न्यूटन सर ने दिए थे, और न्यूटन सर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने इन तीनों नियम से कुछ ना कुछ हमें मालूम पड़ेगा। जो पहला नियम है, पहला नियम हमें क्या बता रहा है? बल की परिभाषा। दूसरा नियम बल का परिमाण। तीसरा बल की दिशा। तो हम पहले नियम की बात कर रहे हैं। इसका जो पहला नियम था, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। अब इसको समझना है, जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण, यह क्या कहलाएगा? जड़त्व। या एक बात आपने अभी देखी, परिवर्तन का विरोध, ये चीज क्या है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। वस्तु की स्थिति 2 प्रकार से हो सकती है, या तो वस्तु गतिशील होगी या वस्तु क्या होगी? स्थिर। तो हमने जब वस्तु की स्थिति की बात की है तो वस्तु की जो स्थिति है ये 2 प्रकार से होगी, या तो होगी स्थिर या होगी गतिशील। गतिशील वस्तु की स्थिति 2 हो सकती है। एक कार खड़ी है तो स्थिर है, एक ट्रेन चल रही है तो गतिशील है। तो हमने देख लिया वस्तु की स्थिति भी 2 प्रकार की है, इसलिए जड़त्व भी 2 प्रकार का होगा। एक होगा स्थिर जड़त्व और एक होगा गतिशील जड़त्व। तो पंखा चल रहा है उसमें गतिशील जड़त्व है, पंखा बंद है उसमें स्थिर जड़त्व है। तो हमने यहां देख लिया स्थिर जड़त्व, गतिशील। अब जड़त्व है क्या? तो सीधी सी बात, अगर हम एक बात करें, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। ये इस कंसेप्ट को हमें समझना है। लेकिन हम अगर हम बात करते हैं जड़त्व, एक्चुअल में जो ये जड़त्व होता है वो जड़त्व, अगर हम बात करते हैं जड़त्व की, तो ये जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है वस्तु में निहित कणों की मात्रा। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से, और जड़त्व को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया। अब अगर मैं आपको पूछूं, आपके सामने में 2 एग्जांपल दे रहा हूं। एक मान लो मैं कह रहा हूं एक ठेला है, ठेला, सब्जी वाला ठेला, और एक रेल का इंजन। ये 2 चीज है।
अब मुझे बताओ आप किसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो आप कहोगे सर रेल का इंजन भारी, द्रव्यमान उसका ज्यादा है, और ठेले का द्रव्यमान क्या है, कम। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़ तो भी क्या होगा, ज्यादा। तो इन दोनों में जड़ तो किसका ज्यादा है, तो हम कहेंगे इन दोनों में जड़ तो ज्यादा किसका, रेल के इंजन का। रेल के इंजन का द्रव्यमान ज्यादा है तो रेल के इंजन का जड़ तो भी क्या होगा, ज्यादा। अब इसको समझते हैं। एक रेल का इंजन खड़ा है और एक ठेला भी खड़ा है, दोनों खड़े हैं, स्थिर है। इसका मतलब उनमें कौन सा जड़ तो है, स्थिर जड़ तो। अब इनकी स्थिति में परिवर्तन करना है, स्थिर को गतिशील करना है। क्या करना है, गतिशील। तो स्थिर को गतिशील करने के लिए हम किसको गतिशील, इन दोनों में ठेला भी, ठेले और रेल के इंजन किसको हम गतिशील कर सकते हैं, किसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम ठेले की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठेले को धक्का देंगे तो ठेला गतिशील हो जाएगा, जबकि रेल का इंजन इसका द्रव्यमान ज्यादा है, जड़ तो ज्यादा है, ये गतिशील नहीं होगा। तो रेल का इंजन अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध अधिक करेगा, यही तो जड़ तो है। किसने अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध किया, रेल के इंजन ने। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसका जड़ तो ज्यादा है, इसके लिए स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें कि रेल का इंजन भी छुक 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 करके आ रहा है और ठेला भी आ रहा है, तो दोनों में अभी कौन सा जड़ तो है, गतिशील। दोनों गतिशील आ रहे हैं। अब दोनों गतिशील आ रहे हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन करना, इसका मतलब रोकना है, रोकना है। आप किसको हाथ लगा के, बल लगा के रोक सकते हो, ठेले को, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, जड़ तो कम है। लेकिन रेल के इंजन का द्रव्यमान ज्यादा है, जड़ तो ज्यादा है, तो गतिशील अवस्था में रहेगा, उसको आप स्थिर नहीं कर सकते। तो यहां सीधी सी बात है, कौन स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा कर रहा है, रेल का इंजन। गतिशील है तो गतिशील रह रहा है, स्थिर है तो स्थिर रह रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, रेल के इंजन में जड़ तो ज्यादा है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा कर रहा है, स्थिर है तो गतिशील भी नहीं हो रहा है, और गतिशील है तो हम हाथ देख के उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उसका जड़ तो ज्यादा है। तो हमने यहां जड़त्व के बारे में देख लिया, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध को, गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा। 5 किलो का बाट और 50 किलो का बाट है, किसमें जड़त्व ज्यादा होगा, 50 किलो के बाट में। ठीक, अब इस पहले नियम को हम अगर हम बात करते हैं पहले नियम में, तो हमें पहले नियम में यह भी ध्यान रखना है, जब पहले नियम को हमने यहां देखा है तो यहां पहले नियम में कुछ और भी टर्म आते हैं जिसको भी हमें समझना है। वो टर्म क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे एक शब्द आता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, एवं यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, गतिशील ही रहेगी। जब तक कोई बाह्य बल न लगे, जब तक कोई बाह्य बल न लगे। तो यहां सीधी सी बात आ रही है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है गतिशील। अब देख लो, रेल का इंजन ठेला था, दोनों स्थिर है तो स्थिर है। हमें दोनों को अगर गतिशील करना है तो हमें धक्का देना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ये धक्का खींचना ये सभी बल ही तो है। एक फुटबॉल यहां मेरे सामने पड़ी है, इसको मुझे गतिशील करनी है तो किक मारनी पड़ेगी। एक गेंद मेरी तरफ आ रही है, उसको रोकने के लिए मुझे हाथ से जोर लगाना पड़ेगा। तो गतिशील को रोकने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है और स्थिर को गतिशील करने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। तो यहां हमने देख लिया कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की औकात रखता है या ताकत रखता है, या बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो हमें इस पहले नियम से बल की परिभाषा मालूम पड़ी है। इससे पहले नियम से बल की क्या मालूम पड़ी है, परिभाषा। कैसे मालूम पड़ी है, किस बाह्य बल के कारण ही हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। एक एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, हम बस के अंदर बैठे हैं, तो जब हम बस के अंदर बैठते हैं, सीधी सी बात है, जैसे बस की ये सीट, बस के अंदर हम बैठे हैं। अगर बस के अंदर हम बैठे हैं, ये मान लो ये बस के अंदर हम बैठे हैं। अब अगर आप गौर से देखते हो, बस के अंदर जब हम बैठते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा ये पूरा शरीर बस के संपर्क में, टच में, हमारे पांव भी साथ में नीचे। अब क्या होता है, जैसे बस चालू होती है, हम अभी स्थिर है, ठीक है, चालू कौन हुई है, बस।
किसका जड़ तो टूटा है? बस का। तो बस गतिशील होगी, क्या होगी? गतिशील। तो बस कहां जाएगी? आगे, और हम कहां आएंगे? पीछे। ठीक, अब इसको दोबारा सुनो। हम एक गतिशील बस के अंदर बैठे हैं और अचानक सामने गाय आने पर ब्रेक लग गए। तो ब्रेक किसके लगे हैं? बस के, हमारे बस के। बल किसको लगा है? बस को। तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन हमारा शरीर गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करेगा और कहां आ जाएगा? आगे। तो चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री का आगे आना और रुकी हुई बस का चालू होने पर यात्री का पीछे जाना। कौन सा नियम है? पहला नियम। सीधी सी बात। अब इसीलिए तो ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी जाती है, ताकि चलती हुई बस में वो जड़त्व के कारण अपने को स्थिर बनाए रखे। और सीधी सी बात है, जब सीट बेल्ट बंधा होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, नहीं तो वो कांच की ओर भी जा सकता है अचानक ब्रेक लगाने पर। एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ये गिलास के अंदर, एक गिलास के अंदर हम सिक्का रखते हैं। गिलास में क्या रखते हैं? सिक्का। ये गिलास, इसके ऊपर हम एक सिक्का रखते हैं, सिक्का। अब सीधी सी बात है, ये एक पदार्थ वस्तु, इसके ऊपर सिक्का, वो दूसरी। अब दोनों अभी स्थिर है, ये भी स्थिर है और सिक्का भी स्थिर है। इस पे क्या रखा हुआ है? सिक्का। अब देखो मैंने अंगुली से बल किसको लगाया? गत्ते को। किसको लगाया? गत्ते को। बल मैंने लगाया गत्ते को, तो गतिशील कौन होगा? गत्ता। गत्ता तो आगे जाएगा, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने किसकी स्थिति में परिवर्तन किया है? गत्ते में। बल किसको लगाया? गत्ते पे। तो गतिशील कौन होगा? गत्ता। तो गत्ता चला जाएगा आगे और सिक्का कहां चला जाएगा? अंदर। तो सीधी सी बात हमने ये देख ली, यहां पे कि गत्ते के ऊपर सिक्का रखने में उसको ठोकर मारने पर गत्ता गति से हो जाएगा, सिक्का अंदर गिर जाएगा। आपने कैरम बोर्ड भी खेला होगा कई बार। कैरम बोर्ड में इस तरह से अगर मान लो ये गोटियां रखी हुई हैं, जिस गोटी पे टक्कर मारते हो वो गोटी आगे जाती है, बाकी वाली गोटियां कहां गिरती है? नीचे। क्योंकि जिसको धक्का लगा है वही गतिशील होगी, बाकी सारी क्या रहेगी? स्थिर। एक और एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, ये बेर, ये फल लगे हुए, डाली में क्या लगे हुए? फल। अब आप हिला किसको रहे हो? पकड़ के डाली को। किसको हिला रहे हो? ये मान लो डाली है और इसमें लगे हुए फल। आप हिला किसको रहे हो? डाली को। धक्का किसको लगा है? डाली को। गतिशील कौन होगी? डाली। कौन होगी? डाली। जबकि फल कहां रहेंगे? स्थिर। फल कहां रहेंगे? स्थिर, क्योंकि बल किस पे लगा है? डाली पे। गतिशील कौन हुई है? डाली। फल स्थिर ही रहेंगे तो कहां गिर जाएंगे? नीचे। ये एग्जाम्पल एक। दूसरा एग्जाम्पल हम कई बार भी देखते हैं कि मान लो ये कंबल है, ये कंबल, इस कंबल पे रेत के कण है। कंबल पे क्या है? रेत के कण। अब देखना, मैं इसको झटकता हूं, मैंने झटका तो बताया मैंने किस पे बल लगाया है? कंबल पे या रुमाल पे। तो गतिशील कौन हुआ है? रुमाल। जबकि इस पर जो चिपके हुए कण है वो क्या रहेंगे? स्थिर, और कहां गिर जाएंगे? नीचे। तो सीधी सी बात है, कंबल को झटकने पर कणों का नीचे गिरना, कणों का नीचे गिरना कौन सा नियम है? गति का पहला नियम। ये हम खूब सारे एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि चलती हुई बस में आप देखा होगा, ड्राइवर, जो सिटी बसें चलती है उसमें ड्राइवर में कई बार कहता है कि बस की दिशा में ही आगे की ओर दौड़ते हुए उतरो। उसका क्या कारण है? जब भी बस चलती है तो बस के रुकने पर हमारा नीचे वाला शरीर, जैसे हम बस से नीचे उतरते हैं, हमारा शरीर तो गतिशील है, जैसे ही बस के रुकने पर हम जमीन पांव देते तो हमारे नीचे वाले जो पांव है, नीचे वाला धड़ है, ये तो पृथ्वी के संपर्क में आके स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला शरीर गतिशील अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है और आगे की ओर आता है और हम मुंह के बल गिर सकते हैं। इसलिए हमें चलती हुई बस में कंडक्टर हमें यह बोलता है कि आप उतरते समय 2-4 कदम दौड़ते हुए चलो, ताकि आपका शरीर गतिशील रहे, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। अगर आप तुरंत रुक गए तो नीचे वाला शरीर तो स्थिर हो जाएगा, पांव तो स्थिर हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला धड़ स्थिर नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि गति का जो ये पहला नियम है, ये नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। हम हथौड़े से कील को मारते हैं, सीधी सी बात है, जब मैंने हथौड़े से कील को मारा तो आपने देखा होगा, मान लो ये दीवार है और ये हथौड़ा, ठीक, ये दीवार। अब मैंने बताओ बल किस पे लगाया? हथौड़े पे। किस पे लगाया? हथौड़े पे। हथौड़े से बल लगाया कील पे, तो गतिशील कौन होगी? कील। तो कील अंदर धंस जाएगी, जबकि ये दीवार स्थिर रह रही है। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, कई बार कांच पे गोली मारने पर छेद हो जाता है। कांच पर इस तरह से अगर आप देख सकते हो, ये कांच, इस पे गोली मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारते दरार आ जाती। क्यों? क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, वेग कम होता है, तो जब पत्थर उस पर पड़ता है तो सारे कण डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे कण हिल जाते हैं। लेकिन जब गोली मारते हैं तो गोली जिस पॉइंट आउट पे पड़ती है, जिस पॉइंट पे गोली पड़ती है
उसी कण को गतिशील कर देती है। जिस कांच के कण पे गोली पड़ेगी इतनी तेजी से आएगी कि उस कण को गतिशील कर देगी, वो कण अपनी जगह छोड़ देगा और बाकी वाले कण क्या रहेंगे, स्थिर। इसलिए गोली में क्या नजर आएगा, छेद। ये हमने देख लिया गति का पहला नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगे। ये गति का पहला नियम। और जड़त्व के बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था गैलीलियो। जड़त्व के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, गैलीलियो। तो मैं लिखता हूं गैलीलियो। गैलीलियो था जड़त्व के बारे में बताने वाला, इसलिए गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये अगर प्रश्न आए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है, गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और यह नियम हमें बल की परिभाषा देता है, क्योंकि जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो ने। किसने बताया था, गैलीलियो ने। यह हमने उदाहरण देख लिया। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो बल वह कारक है, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की औकात रखता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। गुड। अब हम देख रहे हैं आगे गति का दूसरा नियम। इस नियम ने बल की क्या दी है, परिभाषा। अब हम दूसरा नियम देख रहे हैं। तो गति का जो दूसरा नियम है, हम बात करें गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम, ये दूसरा नियम क्या बताता है, तो हमने अभी लिखा था पहला नियम ने बताई थी बल की परिभाषा। पहले नियम ने बल की क्या बताई थी, परिभाषा। दूसरे नियम ने क्या बताया था, बल का परिमाण। और तीसरे नियम ने क्या बताई थी, बल की दिशा। ये तीन नियम हम बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम तीन नियमों की बात कर रहे हैं, पहले नियम ने दी थी परिभाषा, दूसरे ने परिमाण, तीसरा दिशा। किसकी, बल की। ये सभी बल के बारे में बता रहे हैं। पहला बल की परिभाषा, दूसरा बल का परिमाण। अब दूसरे नियम को देखो। दूसरे नियम में हमें एक टर्म समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है संवेग। ये संवेग क्या होता है, संवेग हम बोलते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। कहने का मतलब द्रव्यमान और वेग जब दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत फंटास्टिक एक भौतिक राशि बन जाती है, उसको बोलते हैं संवेग। और ये संवेग अपने आप में लाजवाब है। कैसे लाजवाब, इसको भी हम समझते हैं। पहले हम एम का देखते हैं। एम का मात्रक क्या होता है, तो अगर हम कहते हैं एम का मात्रक होता है केजी, किलोग्राम में मापते हैं। और वी का होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर होता है क्या, नहीं, इसका वी का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। ठीक, स्क्वायर होता है त्वरण का। तो यहां मैंने समय का मात्रक देख दिया, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड। यहां केजी किसका है, द्रव्यमान का, 5 किलो 6 किलो, ये द्रव्यमान का। मीटर बटे सेकेंड किसका है, वेग का। तो यहां से बन गया संवेग। अब इसको शानदार तरीके से समझते हैं। अकेला द्रव्यमान कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने दो उदाहरण ले रहा हूं, दो उदाहरण। एक मैं कह रहा हूं, पहला मैंने लिया है रुई, रुई की गेंद, और दूसरा उदाहरण लिया मैंने ट्रक, रुई की गेंद और एक ट्रक की बात करें, दो चीज, दो मेरे सामने। अब मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि अकेला द्रव्यमान और कुछ नहीं कर सकता, अकेला वेग भी कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों मिल जाते हैं, वेग और द्रव्यमान, तो एक सशक्त राशि बन जाती है जिसको बोलते हैं संवेग। कैसे, मैं एक रुई की गेंद जिसके अंदर द्रव्यमान है नहीं, आपको खींच के मारता हूं तो आपको चोट लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि रुई की गेंद में द्रव्यमान नहीं है। भले कितना ही खींच के मारूं, कितनी भी स्पीड से मारूं, कितना भी उसमें वेग हो, बगैर द्रव्यमान के वो कुछ नहीं कर सकता। तो अकेला वेग कुछ नहीं कर सकता। अब आओ, एक ट्रक है 16 टन का ट्रक खड़ा है, रोड के बीचों बीच खड़ा है और वो स्थिर है, रुका हुआ है, उसका वेग नहीं है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है क्या, नहीं। एक खड़ा ट्रक, स्थिर ट्रक, द्रव्यमान वाला ट्रक बगैर वेग के कुछ नहीं कर सकता। तो अकेला द्रव्यमान यहां कुछ नहीं कर पा रहा है और यहां अकेला वेग। रुई की गेंद को मैंने खींच के मारा तो भी चोट नहीं लगेगी, और एक खड़ा ट्रक है उससे भी चोट नहीं लगेगी। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। एक में वेग है तो द्रव्यमान नहीं, और दूसरे में द्रव्यमान है तो वेग नहीं। अब सोचो, मैं 5 किलो का बाट आपको खींच के मारूं तो आपका थोपड़ा ही फट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान भी है और उसके अंदर वेग भी है। जब द्रव्यमान और वेग दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, संवेग। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग। एक बात ध्यान रखना। दूसरा, यहां एक प्रकार से हम पढ़ते हैं बल। बल का जो सूत्र होता है वो होता है मा। ये ध्यान रखना, मा। यहां मा का मतलब क्या है, एम। एम का बीच में ये चिन्ह है गुणा का, बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। ये एम इंटू ए। एम का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे केजी, सबको मालूम है। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो हम बल का मात्रक केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, और न्यूटन, सर न्यूटन के सम्मान में हम बल का मात्रक न्यूटन भी कहते हैं। या तो आप बोलो इंडिया, या बोलो हिंदुस्तान, या बोलो केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और या बोलो न्यूटन। तो यहां बल बराबर मा है। तो हम कह सकते हैं, आपके सामने एक संवेग को हम लिखते हैं पी से,
और बल को लिखते हैं हम एफ से। बल को किससे लिखते हैं? एफ। एफ बोले तो फोर्स। अब फादर बराबर मदर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फादर बराबर मदर, ठीक। पेरेंट्स, पी पी बराबर पेरेंट्स बराबर मवी, ये भी एक तरह से बन गया है। तो यहां फादर बराबर मदर, ठीक है, और P बराबर mv। P बोले तो संवेग, संवेग में वेग की गुणा होगी, जबकि बल में किसकी गुणा होगी? A की, द्रव्यमान के साथ। तो द्रव्यमान और त्वरण दोनों मिल जाते हैं तो एक सशक्त राशि मिल जाती है, बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? संवेग। अब इस नियम को समझते हैं। इस नियम को समझने से पहले हमें कुछ बातें हमने क्लियर कर ली है कि द्रव्यमान क्या है, संवेग क्या है, ये तो पढ़ लिया। अब इस नियम में देखना एक चीज और, यहां पे हमने लिखा है P। P का मतलब होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। तो P का मतलब क्या है? संवेग, ये सबको मालूम है, ठीक। एक डेल्टा, ये डेल्टा को मैंने बताया था परिवर्तन। क्या बताया था? परिवर्तन। और जब भी T नीचे आता है 1/T में, इसको हम बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। और एक चिन्ह होता है ये R। R को जब ऐसे सुलाते हैं तब हम इसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। ये एक सिंबल है समानुपाती या प्रोपोर्शनल का। अब मैं लिख रहा हूं P। P बोले तो संवेग, बट लिखता हूं T। T बोले तो दर। ये T नीचे आ गया तो दर बन गया। आगे मैंने लिख दिया डेल्टा। डेल्टा मतलब संवेग में परिवर्तन, और आगे लिख दिया समानुपाती और सामने लिख दिया F। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? P बोले तो संवेग में, इसका मतलब होता है परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो हमने यहां देख लिया संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है? इसको अगर हम देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है इसके समानुपाती। इसका मतलब क्या है कि यदि समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा। ये यहां से देख लो कैसे। ये वाली राशि हर में और ये वाली राशि किसमें? अंश में। F अंश में और T हर में। आकाश और पाताल का संबंध है, उल्टा संबंध है। जब T बढ़ेगा तो F घटेगा, ठीक। और जब T घटेगा तो F बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है? समय को बढ़ाकर मैं बल को कम कर सकता हूं, झटके को कम कर सकता हूं, और समय को कम करके मैं बल को बढ़ा सकता हूं। तो आपके सामने ये क्लियर है। इसी नियम को हम भाषा में कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमें किसी भी झटके को कम करना है तो समय को बढ़ा देंगे। समय को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और बल को ज्यादा करना है तो हम समय को घटा देंगे। इसके हम दैनिक जीवन में कई बार अनुप्रयोग भी देखते हैं। कैसे? एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकता है, फील्डर। अब आप मान के चलो खिलाड़ी ने 50 ग्राम या 100 ग्राम की 200 ग्राम की गेंद है, उसको खींच के मारा है और उसको बड़ी ताकत से मारा है, बल लगाया है और वेग से आपके पास आ रही है। उस गेंद के अंदर द्रव्यमान भी है और उसके अंदर वेग भी है, दोनों मिलके द्रव्यमान और वेग क्या बन गया? संवेग। अब संवेग से आ रही है, अब वो 100 की स्पीड से आ रही है और आपने क्या कर दिया? एक ग्रामीण या नौ सीखी की तरह आपने क्या कर दिया? उस बॉल को ऐसे आगे ही लपक लिया। तब क्या होगा? जब उसको आगे ही लपकोगे तब एक बड़ी दिक्कत ही आएगी। जैसे ही 100 की स्पीड 0 हो गई, 100 से उसका 0 हो गया, अब 100 से तुरंत 0 हो गया, समय मिला क्या? समय नहीं मिला। समय का मान बहुत कम है तो बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपके हाथों में जोरदार झटका लगेगा। अब इस झटके के बचने के लिए क्या करोगे? मान लो 100 की स्पीड से गेंद आ रही है और 100 की स्पीड को पहले धीरे धीरे 100 को कर दो 60, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचो। तो हाथ को पीछे खींचने पर क्या मिल रहा है? समय। जब समय मिल जाएगा तो झटका क्या लगेगा? कम। एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचकर 100 को 60, 40, 30, 20, 10, 0 करके हाथ को पीछे खींचकर क्या बढ़ाता है? समय। और समय जब बढ़ाता है तो बल क्या लगता है? कम। तो झटके से बचने के लिए हाथ पीछे खींचता है। जब बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी बुक्का मार रहा है तो सामने जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो गर्दन आगे लाता है, पीछे ले जाता है। वो सीधी सी बात है, दूसरा मुक्के के प्रहार से बचने के लिए अपनी गर्दन को पीछे ले जाता है। क्या ले जाता है? पीछे ले जाने में उसको समय मिल जाता है और झटका क्या लगता है? कम। ये पहला नहीं। दूसरा उदाहरण अगर देखें, आपको अगर मैं कहूं एक व्यक्ति को एक छत से कूदना है, छत से क्या करना है? कूदना है। उस व्यक्ति का द्रव्यमान भी है और वेग से जब वो वेग से कूदेगा और जैसे ही वो जमीन पे आएगा, टक, उसके पांव रुक गए, उसको समय मिला ही नहीं, तो पांव में जोरदार झटका लगेगा। इससे बचने के लिए अगर हम क्या करते हैं, उस जगह पे रेत बिछा देते हैं। रेत। अब व्यक्ति अगर रेत पे कूदता है तो आप देखना रेत पे उसके पांव एकदम रुकेंगे कि धीरे धीरे धसेंगे? धीरे धीरे पांव उसके धसेंगे।
धंसने में उसको क्या मिल जाएगा, समय, इसलिए झटका क्या लगेगा, कम। इसलिए कबड्डी खेलते समय मिट्टी पोली की जाती है ताकि पांव में झटका क्या लगे, कम। और सीमेंट जैसे फर्श पर बास्केट खेलते समय बड़े हील वाले स्पंज वाले शूज पहने जाते हैं ताकि झटका क्या लगे, कम। तो अक्सर वॉकिंग करते समय में मैदान में चलना चाहिए, ना कि सड़क पे, क्योंकि मैदान पे जोर ज्यादा आता है, झटका ज्यादा लगता है। हम अपने दैनिक जीवन में इसको ऐसे बढ़ सकते हैं कि गाड़ियों में सोकर्स लगे होते हैं, सोकर्स एब्जॉर्वर्स लगे, देखे होंगे आपने गाड़ियों में इस तरह से लगे होते हैं सोकर्स, ये गाड़ियों में लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे नीचे से कोई झटका लग रहा है, यहां मान लो यहां झटका लग रहा है, तो ये धीरे धीरे झटके को ऊपर जाने में समय बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, समय। अगर सोकर्स नहीं होंगे तो झटका तुरंत लग जाएगा। अब तुरंत क्यों लगेगा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप एक एग्जांपल देखो कि बचपन में याद होगा कि भाई बैठा था साइकिल की सीट पे और साइकिल की सीट के नीचे क्या लगे हुए थे, सोकर्स, और हम बैठे थे पीछे स्टैंड पे। अब जब भी नाली आती थी तो भाई को तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो किस पे बैठा था, सीट पे, सोकर्स लगे हुए थे, तो उसको झटका कम लगता था। लेकिन हम जब पीछे स्टैंड पे बैठे रहते पीछे, वहां पे सोकर्स नहीं होते थे और झटका बहुत ज्यादा लगता था। और बचपन में याद ही होगा कि झटके जबरदस्त लगे होंगे। और जब बचपन में कभी साइकिल के हैंडल पे बैठने का मौका मिले तो बड़ी शानदार नीचे से झटके लगे होंगे, ये आपने महसूस भी किए होंगे। एक और उदाहरण, ट्रैक्टर में कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठे होंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आप गांव की किसी ऐसी रोड पे जाओ जहां पे खड्डे हो, तो आपको मालूम पड़ेगा गति के दूसरे नियम का एहसास, गति का दूसरा नियम क्या होता है और गाड़ियों में सोकर्स क्यों लगाए जाते हैं। यहां तक कि आप देखोगे वोल्वो बस के अंदर, वोल्वो बस की जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी के सोकर्स लगे होते हैं। तो सोकर्स इतने मजबूत होते हैं कि बहुत जबरदस्त काम करते हैं और आपके पेट का पानी भी नहीं हिलता। क्यों, क्योंकि सोकर्स बहुत लग्जरी बना देते हैं उस गाड़ी को, और सोकर्स के कारण लगने वाला झटका क्या होता है, कम, क्योंकि सोकर समय को बढ़ा देते हैं। समय बढ़ जाता है, झटका क्या लगता है, कम। एक और उदाहरण, आपने कई बार यह भी देखा होगा कि हम बात करते हैं नॉर्मली उदाहरण की ओर कि जब हम एक देखते हैं कि जूडो कराटे वाला, अब उसको ये ईंट तोड़नी है, ये ईंट है, ये ईंट उसको तोड़नी है। अब ध्यान देखना, ईंट तोड़नी है, अगर वो हाथ को ऐसे झटके से मारेगा तो क्या होगा, हाथ में वेग आए, द्रव्यमान है, झटके से मारेगा, समय क्या मिलेगा, कम, तो टूट जाएगी। अब वो ईंट को ऐसे 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 मारे तो टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि झटके से मारने पर ईंट टूट जाएगी, क्योंकि समय क्या मिलेगा, कम। तो अगर समय कम है तो झटका क्या लगेगा, ज्यादा, और समय ज्यादा है तो झटका क्या लगेगा, कम। तो इसका गति का दूसरा नियम बता रहा है झटका कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, थोड़ा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या बता रहा है, परिमाण, मात्रा। तो गति के दूसरे नियम ने हमें क्या दिया है, परिमाण या मात्रा दी है, परिमाण या मात्रा बताइए। तो गति का दूसरा नियम हमें बल का क्या बताता है, परिमाण, बल की मात्रा। बल कितना लगेगा, थोड़ा या ज्यादा। पहले नियम ने बल की परिभाषा दी थी, दूसरे नियम ने बल की मात्रा बताई है कि समय बढ़ेगा तो बल कम लगेगा, समय घटेगा तो बल ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं, हां, अब हम झटके को हम आम भाषा में बल भी बोलते हैं। तो हम बल की आपको कंसिडर हो गया कि बल, हम बात कर रहे थे बल की पहले परिभाषा दी है, फिर बल का परिमाण। अब तीसरा नियम, अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो ध्यान से देखना, जो हम तीसरे नियम की बात कर रहे हैं, अगर ये तीसरे नियम की हम जब भी बात करेंगे तब हम यहां देखते हैं जो तीसरा नियम है, थर्ड नियम, ये नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का मतलब क्या है, यहां क्या मतलब, इसको समझते हैं। जैसे इस नियम में कुछ लैंग्वेज भी है, जैसे ये दो वस्तु हैं ए और बी, ठीक। ए ने बी पर बल लगाया F1, क्या लगाया, F1, और बी ने वापस प्रतिक्रिया करी, बल लगाया F2। तो यहां कितने बल लग रहे हैं, दो। कितने लग रहे हैं, दो। एक बल है F1 और एक कौन सा है, F2। एक क्रिया है, दूसरी प्रतिक्रिया। तो इस नियम के अनुसार बल सदैव जोड़े में लगते हैं। बल सदैव जोड़े में मतलब युग्म में लगते हैं, पेयर में, एक क्रिया और दूसरी प्रतिक्रिया, पहली बात। और दोनों बल अलग अलग वस्तु पे लगते हैं, एक लग रहा है बी पर और एक लग रहा है ए पर। दोनों बल भिन्न भिन्न वस्तुओं द्वारा अलग अलग लगाए जाते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं द्वारा अलग अलग लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु पर दोनों बल लगे, नहीं, बल सदैव जोड़े पे लगते हैं और अलग अलग वस्तुओं में लगते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। यह भी ध्यान रखना, एक बल लग रहा है इधर तो दूसरा बल लग रहा है इधर। तो पहली इसकी हमने बात करी है कि बल सदैव किसमें लगते हैं, जोड़े में, बल सदैव जोड़े में, जोड़े बोले तो पेयर। दूसरी अगर बात करते हैं कि
अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। ठीक, कैसे? एक लग रहा है ए पर, दूसरा किस पे लग रहा है? बी पर। तीसरा हम कह रहे हैं विपरीत दिशा में लगते हैं। किस दिशा में लगते हैं? विपरीत दिशा में लगते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो हम यहां बात कर रहे हैं बलों की दो की, एक F1 है, दूसरा F2 है। हम दोनों को बराबर कर दिया। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो लग रहे हैं, दोनों जोड़े में लग रहे हैं, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी है, अगर मैं यहां पे बीच में डाल देता हूं माइनस, इसका क्या मतलब है कि यहां पे ये माइनस हमें ये बता रहा है कि दोनों बलों की दिशा विपरीत है। विपरीत दिशा को बताने के लिए मैंने माइनस लिख दिया है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि बल सदैव जोड़े में लगते हैं। एक बल को बोलते क्रिया, दूसरे बल को बोलते प्रतिक्रिया। बल सदैव जोड़े में लगेंगे, एक बल कहलाएगा क्रिया, दूसरा क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया। अब हमने क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तु पे लगेंगे, एक ए पर, दूसरा बी पे, और दिशा भी क्या होगी? अलग, विपरीत। तो सदैव जोड़े में लगेंगे, अलग अलग वस्तु पे लगेंगे और विपरीत दिशा में लगेंगे। एक ने दाएं तो दूसरे ने बाएं। अब इसका उदाहरण समझो। हम पानी में जब तैरते हैं तो क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं, तैरते समय हम हाथ से पानी पर पीछे क्रिया बल लगाते हैं। कहां लगाते हैं? पीछे। ये पीछे हमने क्या की है? क्रिया। किस पर? पानी पर। तो हमने पानी पर क्रिया बल लगाया। कहां लगाया? क्रिया बल। कहां लगाया? पीछे। अब पानी क्या करेगा? आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा हमारे पे। तो बताओ कितने बल लगे? दो। हमने लगाया पानी पे क्रिया और पानी ने क्या लगाया? प्रतिक्रिया। अब आप सोचो, नाव चलाते समय कई बार नाविक पतवार से पानी को पीछे धकेलता है। कहां धकेलता है? पीछे। कहां धकेलता है? पीछे। जब पीछे धकेलता है, ये क्या है? क्रिया। कहां धकेलता है? पीछे। क्या है? क्रिया। और जब पीछे धकेल रहा है, इसका मतलब पतवार से पानी पर क्रिया बल लग रहा है। अब पानी आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, इसलिए नाव कहां जाएगी? आगे। अब थोड़ा उल्टा सोचो कि नाविक पतवार से पानी को आगे धकेले, आगे क्रिया बल आगे लगाए, तो क्या होगा? पानी पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा और नाव कहां जाएगी? पीछे। बंदूक में आपने कई बार देखा होगा, जब बंदूक का ट्रिगर दबाते, ट्रिगर, तो क्रिया कहां होती है? सीधी सी बात, ट्रिगर दबा रहे, पीछे, गोली कहां जाएगी? अब ट्रिगर दबाते हमने बल तो लगाया है, तो ट्रिगर दबाते ही क्रिया हुई, प्रतिक्रिया में गोली कहां जाएगी? आगे। अब बात आती है, गोली आगे जा रही है, बंदूक उतनी पीछे क्यों नहीं जाती? जितनी गोली आगे जाती है उतनी बंदूक पीछे क्यों नहीं जाती? तो आपको ध्यान रखना है कि गोली का द्रव्यमान कम होता है और बंदूक का द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा। इसलिए अधिक द्रव्यमान वाली में जड़ तो ज्यादा होता है, उसका द्रव वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगी। अब कई बार हम देखा होगा, जब नौ सीखे होते हैं, ट्रेनिंग में, पुलिस ट्रेनिंग में जब सिपाही सिखाया जाता है तो उनको कहा जाता है बंदूक नीचे रखो, कंधे के नीचे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब कंधे के नीचे रखेंगे तो मान लो बंदूक 5 किलो की और मेरा द्रव्यमान 50 और 5 कितने हो गए? 55। अब 55 किलो वाली बंदूक पीछे सरकेगी क्या? नहीं। गोली तो आगे चली जाएगी लेकिन बंदूक ज्यादा पीछे सरकेगी नहीं, इसलिए झटका कम लगेगा। अगर बंदूक यहां रख के चलाएंगे तो गोली तो आगे जाएगी और बंदूक पीछे आएगी, थोड़ा झटका लगेगा। इस झटके से बचने के लिए नौसिखियों को सिखाया जाता है बंदूक को कहां रखना है? कंधे के नीचे दबाकर, ताकि 50, मेरा वजन 5 बंदूक का, 50 और 5 कितने हो गए? 55 kg, और 55 kg वाले का जड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये ज्यादा पीछे झटका नहीं लगेगा। तो हमने यहां देख लिया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। अब इस रॉकेट के अंदर भी कई बार पूछा जाता है रॉकेट के अंदर कौन सा नियम लगता है, तो आप ध्यान से देखो, यहां रॉकेट के अंदर जो ईंधन लेते हैं, ईंधन जो वाली गैसें, वो तेजी से गैसें कहां जाती है? नीचे। गैसें तेजी से नीचे जाती है तो ये कौन सी बल होगी? क्रिया। तो गैसें जब नीचे तेजी से जाएगी, क्रिया होगी, और उसी के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया में रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर। तो ये जो रॉकेट उड़ रहा है, ये कौन से नियम से हम बात करें? क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर आपको पूछा जाए रॉकेट किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे संवेग संरक्षण पर। अगर पूछा जाए रॉकेट कौन से नियम कार्य करता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहां संवेग संरक्षण का भी ध्यान रखना है और हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहां संवेग संरक्षण का मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वस्तु का संवेग बराबर रहता है, यह संवेग संरक्षण का नियम होता है। लेकिन हमें यहां यह ध्यान रखना है रॉकेट कौन से नियम पर आधारित है? क्रिया और प्रतिक्रिया। हम पानी में तैरते समय पानी पे क्या करते हैं? क्रिया, और पानी हमारे पे क्या करता है? प्रतिक्रिया। एक और उदाहरण, हम जब चलते हैं, पृथ्वी पे जब चलते हैं, तो जब पृथ्वी पे हम जब चल रहे हैं तो हमने ऐसे बल लगाया। क्या लगाया? बल। ये क्या हुई? क्रिया। और ये फर्श हमारा वापस प्रतिक्रिया बल लगाता है और इसके कारण हम कहां चलते हैं? आगे। अगर आप रेत पे चलो तो रेत पे जब आप क्रिया करोगे, बल तो लगा दोगे, लेकिन जो नीचे रेत है, ये प्रतिक्रिया बल करने के बजाय रेत धंस जाती है, इसलिए आप रेत में ज्यादा चल नहीं पाते। रेत में आपको प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता, इसलिए आप चल नहीं पाते बजाय फर्श के। फर्श पे जब आप चलते हो तो पांव से जमीन को पीछे ये बल लगाते हो और जमीन, फर्श आपको ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाते, जिससे आपका पांव आगे उठता है। लेकिन रेत में आपने क्रिया तो कर दी है,
लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में रेत खुद धंस गई है, इसलिए रेत में चलने में क्या होती है, कठिनाई। और ये प्रतिक्रिया बल के रूप में घर्षण बल भी मिलता है, जिससे हम चलने में आसानी होती है। अगर दोनों सतहों के बीच में तेल डाल दिया जाए तो घर्षण बल तो रहेगा ही नहीं और चलने में बहुत कठिनाई आएगी। तो हमने यहाँ देख लिया क्रिया, प्रतिक्रिया बल, तो गति के 3 नियम। और अब तीसरे नियम से हमें दिशा मिल गई। क्या मिल गई, दिशा। ये हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है बल कौन सी दिशा में लग रहा है। हमने पानी को पीछे धकेला है और पानी ने हमें को कहां धकेला है, आगे। तो हमें बल की डायरेक्शन मालूम पड़ रही है कि विपरीत दिशा में दोनों काम करते हैं। पहले नियम ने परिमाण दिया, परिभाषा, दूसरे ने परिमाण दिया, तीसरे ने क्या दी, दिशा। तो हमने तीनों नियम के उदाहरण देख लिए। गाड़ियों में शॉकर्स लगाए जाते कौन से नियम से, दूसरे नियम से। रॉकेट किससे उड़ता है, तीसरे नियम से। ठीक है, हम पानी में तैरते हैं, तीसरे नियम के आधार पर क्रिया और प्रतिक्रिया। तो हमने कुछ उदाहरण देख लिए। क्रिया प्रतिक्रिया और का नियम जो तीसरा नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम जो पहला नियम कहलाता है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, वो दूसरा नियम है जो हमें ये बताती है बल कब थोड़ा लगेगा और बल कब ज्यादा लगेगा। ठीक, तो हमने यहां गति के हमने तीनों नियम देख लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमें आइडिया लग गया होगा कि गति के नियम में ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जब हमने गति के नियम देख लिए तो हमें बल के बारे में मालूम पड़ गया है, बल के बारे में हमें मालूम पड़ गया है। ठीक, अब हम बल के बारे में बात करते हैं। बल के प्रकार भी एक बार देख ले थोड़ा बहुत। बल का मात्रक तो हमें मालूम ही, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक, बल के अगर हम प्रकार देखें तो अगर हम बात करें, एक बल होता है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ठीक, एक बल होता है, आपने देखा होगा बल, हमने कई बार देखा है, चुंबकीय बल या विद्युत बल, चुंबकीय बल। ठीक, एक बल होता है वान डेर वाल बंध, और एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम यहां बल देख रहे हैं, बल कौन कौन से। अगर हम बलों की बात करें तो आपके दिमाग में यह है कि नाभिकीय बल कौन सा है। ये नाभिकीय बल एक्चुअल में, ये जो नाभिकीय बल की हम बात कर रहे हैं, ये नाभिक के द्वारा लगता है। परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक में जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। और चुंबक के अंदर जो बल लगता है, चुंबकीय बल। और पृथ्वी के कारण जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मांड में जो भी दो द्रव्यमान की वस्तु होगी जो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, कौन से बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण। ये एम द्रव्यमान की एक वस्तु और एम द्रव्यमान की दूसरी वस्तु है, ये दो वस्तु हैं, ये दोनों एक दूसरे को खींच रही है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, सीधी सी बात है। पृथ्वी और हमें पृथ्वी खींच रही है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का होता है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ये एक बार एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है कि पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है क्या, नहीं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में सूर्य का ज्यादा होता है। अब इन चारों में ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय, फिर है चुंबकीय, फिर है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। सबसे प्रबल ये दूसरा प्रबल, ये दूसरा कमजोर और ये अत्यंत कमजोर दुर्बल बल। नाभिक बल प्रबल क्यों है, क्योंकि ये नाभिक के अंदर इतनी ताकत होती है कि दो प्रोटोनों को भी पकड़ के रखता है, दोनों प्रोटोन पे प्लस प्लस आवेश होता है। और आपको मालूम प्लस प्लस कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, तो देख लो कितना ये मजबूत बंध होगा जो प्लस प्लस को भी पकड़ के बैठा है नाभिक के अंदर। नाभिक के भीतर प्रोटोन होते हैं, प्रोटोन एक से अधिक भी होते हैं, और एक से अधिक जो प्रोटोन प्लस वाले एक नाभिक के अंदर चुपचाप बैठे हैं, कौन से बल के कारण, नाभिकीय बल। ठीक, चुंबकीय बल तो आपने देखा होगा, चुंबक का ये N और ये चुंबक का S, आप चुंबक को रखते हो यहां तक, तो ये और पास में जाते हो तो ये एकदम चिपक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूरी पर ये डिपेंड कर रहे हैं और इनकी दूरी थोड़ी पास में आती है, चिपक जाते हैं, तो ये बल लग रहा है चुंबकीय बल। और वान डेर वाल बंध कौन से हैं, तो इन तीनों के अलावा 1 2 3, इन तीनों को अगर बात करें हम घर्षण बल की, या इस कमरे के अंदर हम बात करें जो वायु के अणुओं के भीतर जो बल है वो कौन सा है, वान डेर वाल। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में वायु के कणों के भीतर जो बंध है, एक छद्म बल जो नजर आ रहा है हमें, वो कौन सा बल है, वान डेर वाल बंध। अब अगर आपको पूछा जाए कि ये नाभिकीय बल ही लगता है 10 की घात -15 मीटर दूरी पर। -15 का मतलब है यहां 10 के पीछे, 1 के पीछे अगर कह सकते हैं हम 1/15 जीरो हमने जोड़ रखे हैं, तो यहां माइनस का मतलब एक तो वैल्यू है, ये मान माइनस में नहीं है, लेकिन दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है। ये दूरी और थोड़ी ज्यादा है, ये दूरी और ज्यादा, ये दूरी और ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा दूरी काम करते हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी, हमारी दूरी बहुत ज्यादा है। अगर ये बल बहुत प्रबल होते तो मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा है
ये बहुत दूरी ज्यादा है इसलिए काम कर रहा है, इसलिए दुर्बल है। अगर ये प्रबल होता तो ये इसमें आके समा जाता और वापस पृथ्वी एक बिंदु के रूप में काम करती जहां से पृथ्वी का उद्भव हुआ था। तो सीधी सी बात है, अत्यंत दूरी पे काम करते हैं। तो सबसे प्रबल कौन सा है? नाभिकीय बल, ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा है? चुंबकीय। फिर कौन सा है? वान डर वाल। फिर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। ये सबसे दुर्बल बल है। अगर ये प्रबल होता तो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को जकड़ जाते और बिंदु के रूप में फिर पृथ्वी समा जाती, पृथ्वी बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाती। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने बल के ये प्रकार देखे, कुछ बल और भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घर्षण बल। हम पृथ्वी पे चलते हैं तो घर्षण बल के बारे में भी हम देख लेते हैं। यहां हमने बल देखा सबसे ज्यादा नाभिकीय बल है जो नाभिक के अंदर होता है, चुंबकीय बल जो चुंबक के अंदर भीतर लगता है, ये वान डर वाल बंध। और जो वान डर वाल बंध के अंदर बात की थी, जो कमरे के अंदर जो गैस के अणु हैं वो आपस में कौन से बंध से चिपके हुए हैं? वान डर वाल बंध। और गुरुत्वाकर्षण बल मालूम ही आपको। अब हमने देख लिया सबसे बल प्रबल इसमें कौन सा है? नाभिकीय बल। अगर हम बल के कुछ और भी उदाहरण देखें तो हम यहां देखते हैं बल के कुछ और भी उदाहरण। तो अगर हम बल की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखते हैं, एक बल होता है अभिकेंद्रीय, एक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल घुमावदार मोड़ आता है तो केंद्र की ओर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, केंद्र के भीतर, केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है वो कौन सा? अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर। जब आप मोड़ पर व्हीकल मोड़ते हो तो आप जो मोड़ की ओर जब झुकते हो, ये बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय। तो आपको केंद्र की तरफ जो एक बल महसूस हो रहा है वो अभिकेंद्रीय। लेकिन क्या आप केंद्र की तरफ झुक जाते हो कि नहीं? बाहर की ओर भी एक कार्य करता है, वो बल प्रतिक्रिया बल है। कौन सा बल है? प्रतिक्रिया बल। लेकिन कई बार उसको अपकेंद्रीय मान लिया जाता है, वो अपकेंद्रीय हम उसको नहीं कह सकते। एक बात ध्यान रखना, अब हम इसको प्रतिक्रिया बल भी नहीं कह सकते। क्यों? आप ध्यान सुनो, होता क्या है, प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तु पे लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तु पे लगते हैं। अब देखो यहां पे मान लो कोई आदमी की बात कर रहे हैं, आदमी को केंद्र की तरफ बल लगा, वो कौन सा है? अभिकेंद्रीय। कौन सा लगा? अभिकेंद्रीय। और बाहर की ओर एक बल महसूस हुआ, वो कौन सा हुआ? हम मानते हैं अपकेंद्रीय। अगर हम दो बलों की बात कर रहे हैं, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय। जो परिधि की तरफ लगे अप, केंद्र से दूर, वो अपकेंद्रीय। लेकिन यहां ये दोनों बल एक ही वस्तु पे लग रहे हैं तो ये प्रतिक्रिया बल तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल, मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल चलाता है सवार, तो वो कौन सा बल अनुभव करता है? अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ। और जब हम दूध से मलाई निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय। ये आपको ध्यान रखना है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण तो मौत, दूध से क्रीम निकालने वक्त कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रीय। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल। ये मौत के कुएं में सवार कौन सा बल अनुभव करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, कौन से बल के द्वारा? अभिकेंद्रीय बल। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी बल घूमते रहते हैं, वहां पे नाभिकीय बल भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मौत के कुएं के अंदर सवार कौन सा बल अनुभव करता है? अभिकेंद्रीय। और दूध से क्रीम निकालते हैं तो कौन सा? अपकेंद्रीय, जो केंद्रीय परिधि की ओर लगता है बल। ये हमें कुछ आइडिया ध्यान रखने। अगर हम बात करते हैं घर्षण बल की, तो घर्षण बल में भी हमें देख लेते हैं। घर्षण बल, जब हम घर्षण बल की बात करते हैं तो घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है। दो सतह, ये एक सतह, ये दो, दोनों सतहों के बीच में जो बल लगेगा, जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, हमारे और धरातल के बीच में जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? घर्षण बल। घर्षण बल तीन प्रकार के हैं। एक है स्थैतिक, एक है सर्पी, एक है लोटनिक घर्षण बल। ये तीन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं, ये इस पे एक सतह है, इस पे मैंने एक मार्कर रखा है, ठीक। अब मैं इस पे बल लगा रहा हूं, इस पे सरक नहीं रही है, बिल्कुल सरक नहीं है। दोनों सतहों के बीच में एक बल लग रहा है विपरीत दिशा में। मैंने बल लगाया आगे और घर्षण एक बल लग रहा है पीछे, दो बल काम कर रहे हैं। तो दोनों बल का मान बराबर ही, सरक नहीं रहा है जब तक इसमें गति नहीं हो रही है, वो बल कहलाएगा स्थितिक। क्या कहलाएगा? स्थितिक। ऐसा बल जो दो सतहों के बीच में लग रहा है और वस्तु गति नहीं कर पा रही है, ये स्थितिक बल है। वस्तु स्थिर है, स्थिति वस्तु की बरकरार है, स्थितिक बल है। लेकिन सर्पी घर्षण का यह मतलब है, अगर वस्तु सरक के जा रही है, वस्तु सरक जाती है, जैसे बल का मान बढ़ता है वस्तु सरक जाती है, तो ये सर्पी घर्षण बल है। और वस्तु जब लुढ़क के जाएगी, ऐसे लुढ़क के जाएगी, वो बल कौन सा होगा? लोटनिक। कौन सा होगा? लोटनिक। तो अगर पूछा जाए किसमें वस्तु ने गति नहीं की, स्थितिक में, तो ये बल ज्यादा है
और सर्पी इससे ज्यादा है, तो सबसे बल ज्यादा कौन सा होता है? स्थितिक, क्योंकि वस्तु उसमें गति नहीं कर पाती। लेकिन सर्पी में क्या होता है? वस्तु सरकती है। सस से सर्पी, सस से सरकना, इसमें वस्तु सरकती है। और लोटनी में क्या होती है? ल से लोटिंग, ल से लुढ़कना, इसमें वस्तु लुढ़कती है। अगर मैं आपको कहूं सिलेंडर आपको ले जाना है, तो बताओ सिलेंडर में कौन सा जरिया आपको ले जाना आसान है? सिलेंडर को खींच के ले जाओगे या सिलेंडर को ऐसे बेलनाकार लुढ़का दोगे और उसको लुढ़काते ले जाओगे? तो आप कहोगे सिलेंडर को लुढ़काना आसान है। इसलिए आपने देखा होगा गाड़ी के नीचे जो टायर लगे होते हैं, तो उस गाड़ी को खींचना आसान है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार सूटकेस अटैची के नीचे जो टायर होते हैं वो लोटनी घसन, उसमें बल लगता है, लोटनी घसन के कारण उसको खींचना आसान हो जाता है। इसलिए उसके नीचे क्या लगाए जाते हैं? टायर। तो अगर पूछा जाए इनमें तीनों में घर्षण बल कम कौन सा होगा, तो हम कहेंगे लोटनी। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? स्थितिक, जिसमें वस्तु की गति नहीं होगी। स्थिति मतलब स्थिर है, सर्पी मतलब सरक रही है, लोटनी मतलब लुढ़क रही है। लुढ़कने वाला घर्षण बल सबसे कम होगा, इसलिए उसको खींचना आसान है। इसलिए जो पहियों का आविष्कार हुआ था, जब पहियों से पहले वस्तु को जब खींचा जाता था तो बल बहुत ज्यादा लगता था। जब पहियों का आविष्कार किया तो वस्तु पहिए में जब गोल गोल घूमेंगे या लुढ़केंगे तो उसमें बल कम लगेगा और वस्तु को खींचना आसान होगा। तो हमने यहाँ बल के बारे में भी देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं, एक और भी बात करते हैं यहाँ पे कि बल और द्रव्यमान में हम अगर बात कर रहे हैं बल और नहीं, बल नहीं, हम बात करते हैं द्रव्यमान और भार। इन दोनों में बात करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको भी एक बार समझते हैं, द्रव्यमान और भार। तो आपको मित्रों ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान और भार के अंदर कि अगर मैं कई बार हम देखते हैं कि कुछ गलत वर्डों का यूज करते हैं। जैसे कक्षा में कई बार मास्टर जी पूछते हैं रामू तेरा द्रव्यमान कितना है, और रामू बता देता है रामू तेरा भार कितना है। मास्टर जी पूछ रहे भार और राजू उत्तर दे रहा है 70 kg। अब 70 kg में उत्तर दिया, इसका मतलब राजू ने उत्तर द्रव्यमान बताया है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हम बात करें क्लास के अंदर, जो हम द्रव्यमान की बात करें, हम अपने द्रव्यमान को कहना चाहिए कि मेरा द्रव्यमान घट गया या बढ़ गया। हम कई बार कहते हैं जिम या वॉकिंग के कारण मेरा भार घट गया बढ़ गया। भार की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या है? पहले अगर बात करते हैं द्रव्यमान क्या चीज है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। भार कैसी है? सदिश। ठीक। क्यों है भार सदिश? क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। बल भी सदिश है तो भार भी क्या होगा? सदिश। द्रव्यमान का प्रतीक होता है एम। अगर हम बात करते हैं राशि की, तो द्रव्यमान अदिश राशि है, इसका प्रतीक क्या है? एम। ठीक। अब यहां गौर से आओ, भार का सूत्र क्या होता है? मा। क्या होता है? मा। बल का सूत्र क्या होता है? मा। अब आपको मालूम भार भी एक प्रकार का बल है, और तो हम यहां लिखेंगे भार को हम लिखते हैं W से। तो ध्यान को W बोले तो वेट को किससे लिखते हैं? भार से। और भार एक प्रकार का बल है। तो भार और बल जब एक ही जैसे होंगे, भार और बल जब एक ही है, भार और बल दोनों एक ही है, इसका मतलब इनका सूत्र भी एक होगा। तो W बराबर क्या होगा? मा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये भार वाला बल हमेशा नीचे से ऊपर पृथ्वी द्वारा लगता है, ऊर्ध्वाधर लगता है। जब ऊर्ध्वाधर लगेगा तो वहां पे ए आएगा कि जी आएगा? जी। तो हमें ध्यान रखना, भार बराबर माजी बन गया। एफ बराबर तो मां था, ये मां वाला रेखित त्वरण है, धरातल पे काम कर रहा है, और ये माजी ऊर्ध्वाधर काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भार का सूत्र क्या होगा? माजी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भार का सूत्र होगा माजी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात समझ आनी चाहिए। अब आपने यहां देख लिया कि क्यों मैंने ये किया है, क्योंकि भार और बल एक ही है, पहली बात। दूसरी, जब बल का सूत्र मां है तो भार का सूत्र भी मां नहीं माजी होगा, क्योंकि भार हमेशा ऊर्ध्वाधर अनुभव किया जाता है, ऊर्ध्वाधर की ओर लगता है गुरुत्व त्वरण के कारण, इसलिए यहां माजी बनेगा। और यहां जी का मतलब गुरुत्व त्वरण है और ए का मतलब रेखित त्वरण है। अब देखो ध्यान से, अब एम का मात्रक क्या होगा? केजी। अब आपको मालूम है भार एक प्रकार का क्या है? बल। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। ठीक, मालूम पड़ गया। भार का मात्रक न्यूटन तो बल का मात्रक भी न्यूटन, बल न्यूटन तो भार भी न्यूटन। अब हमें यहां भी ध्यान रखना है कि भार का सूत्र हमने कर दिया माजी, ठीक है। लेकिन यहां एक चीज और भी आपको मैं बता देता हूं कि यहां अगर कोई लड़का कह रहा है कि मैं 10 kg लेके आया हूं, 10 kg, तो वो द्रव्यमान की बात कर रहा है। यहां केजी देख के हमें पकड़ना है द्रव्यमान। ठीक। एक लड़का कह रहा है 70 न्यूटन, तो न्यूटन कहते ही वो क्या हो गया? उसका भार। अगर मैं आपको कहूं एक लड़के के द्रव्यमान है 40 kg, ठीक है, तो ये तो उसका द्रव्यमान है, इसका भार क्या होगा? तो हमें भार जब निकालेंगे तो हम सूत्र बनाएंगे भार बराबर mg।
एम जी। उस लड़के का भार निकालना है तो एम का मान कितना है 40, ठीक, और जी का मान कितना है 9.8, जिसको हम मान लेते हैं 10, लगभग कितना मान लेते हैं 10, लगभग 10 माना है तो 40 × 10 कितना हो गया 400 न्यूटन। तो उस लड़के का भार कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। उस लड़के का द्रव्यमान तो 40 केजी था, जबकि भार उसका बन गया 400 न्यूटन। न्यूटन बोले तो भार और केजी बोले तो द्रव्यमान, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हमने ये भार और द्रव्यमान को देख तो लिया ही, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम भार और द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक कंसेप्ट ये भी आता है कि जब हम भार और द्रव्यमान को देखते हैं तो यहां में सीधी सी बात है, हम गुणा किसकी कर रहे हैं जी की। इस जी को हमें कंसीडर करना है, ये जी बहुत खास बात है। जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। पृथ्वी पे जी का मान होता है 9.8, जिसको लगभग कितना मान लेते हैं 10, ठीक। चंद्रमा पे अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये अंतरिक्ष, ये 3 बात कर रहे हैं। चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, पृथ्वी का 1/6, और अंतरिक्ष में जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब आप देख लो जी का मान यहाँ 9.8 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ पे 0 है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं जी का मान घट रहा है, जी का मान क्या हो रहा है घट रहा है। और जी का मान सर्वाधिक कहां होगा, पृथ्वी की सतह पर अगर पूछा जाए तो जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी की सतह पे ध्रुवों पे होगा, ध्रुवों पे जी का मान सर्वाधिक होगा, और भूमध्य रेखा पर जी का मान सतह पे पूछा जाए तो कम। और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और जैसे हम केंद्र की नीचे की ओर जाएंगे जी का मान घटेगा। ऊपर जाते जाते अंतरिक्ष में पहुंच गए तो जी का मान 0। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की, यहां पे जी का मान सर्वाधिक है भूमध्य ध्रुवों पर, और इस विषुवत रेखा पे कम है, ये तो मालूम ही है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटेगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटेगा, और केंद्र में जी का मान क्या होगा 0, और अंतरिक्ष में भी जी का मान क्या होगा 0, पूरा ऊपर भी 0 और पूरा नीचे जो केंद्र में वहां भी क्या हो गया 0, ठीक। तो हमने यहां पे जी का मान तो देख ही लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में जी का मान 0 है, गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहां पे हम अगर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव ही नहीं करेंगे, वहां पे किसी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे भारहीनता। अब एक चीज देखो, द्रव्यमान सभी जगह क्या रहता है समान, सदैव समान, द्रव्यमान सदैव क्या रहता है समान, ये कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित राशि है। चाहे 1 केजी के नमक थैली पृथ्वी पे, चाहे चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाओ, वो 1 केजी का द्रव्यमान ही रहेगा। द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि द्रव्यमान घटता बढ़ता नहीं है, सदैव समान रहता है, अपरिवर्तित राशि। लेकिन भार बदलता है क्योंकि जी बदल रहा है, क्योंकि भार में जी की गुणा होती है और जी बदल रहा है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, अगर मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लें मैं बात करता हूं 10 केजी, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 केजी, ठीक, और जी को मैं 9.8 को मान लेता हूं लगभग 10, लगभग क्या मान लेता हूं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लिया लगभग। अब मैं आपको कह रहा हूं 10 केजी इसका द्रव्यमान, यहां पे इसका भार बताओ, तो आप कहोगे 10, सूत्र क्या रखोगे माजी, सूत्र क्या रखोगे माजी। जी का मान कितना है, हमने कितना माना है लगभग 10, तो हो गया 100 न्यूटन, कितना हो गया 100 न्यूटन। अब चंद्रमा पे ले जाओगे तो चंद्रमा पे लगाओगे माजी, ठीक, वापिस सूत्र लगाया, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10, तो रख दिया m का मान 10 और g का मान क्या है, आपने जी को यहां 10 माना है तो 10 का 6, 10/6, तो यहां आंसर आ जाएगा 100/6 न्यूटन। तो आपने कहा पृथ्वी पे 100 न्यूटन था, चंद्रमा पे 100/6 न्यूटन है, तो इसका मतलब घट गया बढ़ गया, इसका मतलब घट गया, इसका मतलब क्या हो गया घट गया, इसका मतलब ऊपर जाने पर भार घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि जी भी घट गया है, जी घट गया है। अब अंतरिक्ष में आओ, अंतरिक्ष में आप सूत्र लगाओगे, यही माजी आपका m कितना है 10 और जी का मान कितना है 0, तो भार क्या हो गया 0। अंतरिक्ष में भार 0 हो गया, जिसको बोलेंगे भारहीनता। और उसी भारहीनता के कारण अगर कोई भी वस्तु, हम भी उड़ते रहेंगे, हर चीज उड़ती रहेगी, हमें पानी भी पीना है, अगर हम पानी पृथ्वी पीते हैं तो पानी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पानी कहां आता है नीचे हमारे अंदर, और अंतरिक्ष से पानी पिएंगे तो पानी सारा बिखर जाएगा, ठीक। और खाना भी खाना है तो ऐसे निवाला लेंगे तो निवाला बिखर सकता है, इसलिए इसको शीशी में पेस्ट के रूप में लेंगे और मुंह में पिचकाएंगे, ये अंतरिक्ष में। आपने एक 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसके अंदर आमिर खान वायरस एक प्रश्न करता है कि अंतरिक्ष में पेंसिल यूज क्यों नहीं करते। इसका आंसर देखो ध्यान से, क्योंकि अंतरिक्ष में भारहीनता होती है, अंतरिक्ष में भार महसूस ही नहीं होता, हर वस्तु उड़ती रहती है, हम भी उड़ते हैं, पेंसिल भी उड़ती है। अगर मुझे यहां पे लिखना है पृथ्वी पे ये पेंसिल टिकी हुई है, हम पृथ्वी पे, मैं भी टिका हुआ हूं, पेंसिल भी टिकी हुई है, यहां गुरुत्वाकर्षण बल है, तब मैं क्या करूंगा, पेंसिल को मैंने उठाया और पेंसिल को मैं आसानी से लिख सकता हूं। अगर इसकी नोक टूट गई तो ये नोक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहां गिरेगी, नीचे, भार अनुभव होगा, कहां गिरेगी नीचे। और अंतरिक्ष में आओ,
अंतरिक्ष में मैं भी उड़ रहा हूं, पेंसिल भी उड़ रही है, मैंने जबरदस्ती पेंसिल को पकड़ भी लिया, लो पकड़ लिया, ठीक, अब मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बैलेंस बनेगा नहीं और नोक टूटेगी, वहां भार हिनता है, नोक टूटेगी तो नोक नीचे गिरेगी या हवा में उड़ेगी, क्योंकि वहां भार हिनता है, हवा में उड़ेगी और वो किसी के आंख में लग सकती है, चोट पहुंचा सकती है, इसलिए अंतरिक्ष में पेंसिल यूज नहीं करते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, जीरो ग्रेविटी, इसका मतलब अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 है, भार हिनता है, भार का मान भी क्या होगा 0, इसलिए भार एक परिवर्तित राशि है, भार एक कैसी राशि है, परिवर्तित, जो सदैव समान नहीं होता। अब जी का मान ध्रुवों पे ज्यादा है तो भार भी ध्रुवों पे ज्यादा होगा, बजाय विषुवत रेखा के, बजाय भूमध्य रेखा पे। केंद्र में जी का मान 0 है तो भार भी क्या होगा 0, अंतरिक्ष में जी का मान 0 तो भार भी क्या होगा 0, तो भार बदलने वाली राशि है, जबकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं। 1 kg नमक की थैली का द्रव्यमान चंद्रमा में क्या होगा, समान रहेगा, अंतरिक्ष में भी समान रहेगा, जबकि भार सबसे कम या 0 अंतरिक्ष में होगा और सबसे अधिक की बात करें पृथ्वी पे ध्रुवों पे होगा, और चंद्रमा पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे तो भार का मान क्या होगा, घटेगा। तो हमने भार और द्रव्यमान देख ली, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश, भार कैसी है, सदिश, इसको एम से लिखते हैं, इसको mg से, इसका kg होता है मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये अपरिवर्तित रहती है, सदैव समान रहती है, क्या रहती है, परिवर्तित, क्योंकि जी का मान ऊपर जाने पर घटता है। चंद्रमा पे 1/6 और अंतरिक्ष में 0, जिसको बोलते भार हिनता। तो हमने यहां भार हिनता और भार के बारे में भी देख लिया। अब भार और द्रव्यमान भी हमने देख लिए, भार, द्रव्यमान और इसके बारे में अध्ययन भी कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कार्य। कार्य और ऊर्जा एक ही है, कार्य और ऊर्जा क्या है, एक, ठीक, कार्य और ऊर्जा एक ही है, दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगी और ऊर्जा खर्च होगी तो क्या होगा, कार्य। यहां एक बात ध्यान रखनी है, हम कई बार ये पढ़ते हैं कार्य में, कार्य को लिखते हैं W से, हम कहीं ये बात देखते हैं कि कार्य हम जो घर पे कर रहे हैं, मैंने आज इतने होमवर्क किया, मैंने आज इतने पन्ने भरे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं है। विज्ञान की भाषा में कार्य को क्या मानते हैं, W = F.S। ये डॉट का मतलब क्या, ये गुणा के रूप में, इसको सदिश राशि काम में लेते हैं, क्योंकि F भी कैसी राशि है, सदिश, और S भी कैसी राशि है, सदिश, लेकिन कार्य कैसी है, अदिश। तो हमें यहां देखना है, यहां W का मतलब क्या है, कार्य, ठीक, F का मतलब क्या है, बल, और ये कौन है, विस्थापन। ये दोनों राशि कैसी है, सदिश। तो जब बल और विस्थापन दोनों होंगे तभी कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। ये बात आप गाढ़ मान लो कि बल और विस्थापन होंगे तभी कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। अगर मैं एक संदूक को खींच रहा हूं, संदूक को मैंने खींचा तो मैंने बल लगाया, और संदूक मेरे पास आ गई, विस्थापित हो गई, तो विस्थापन भी हो गया, तो उस पर कार्य हो रहा है। मैंने संदूक को धक्का लगाया, बल लगाया और संदूक विस्थापित भी हो गई, तो कार्य हो रहा है। लेकिन मैं दीवार को धक्का लगा रहा हूं तो दीवार अपनी जगह से विस्थापित हो ही नहीं रही है, तो कार्य नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, जब बल और विस्थापन दोनों ही होंगे तभी कार्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सूत्र W = F/S। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एक गौर से देखना, इस तरह से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ये गाड़ी है, इसको एक बच्ची खींच रही है। बच्ची क्या कर रही है, खींच रही है, बच्ची इसको खींच रही है। एक बच्ची इस गाड़ी को ऐसे खींच रही है, खींच रही है। ये गुड़िया इसको खींच रही है, गाड़ी को खींच रही है। अब आप इस देखो, बच्ची गाड़ी को खींच रही है ऊपर और गाड़ी गति कहां कर रही है, नीचे। तो आप गौर से देखो, यहां पे दो चीज आपको समझने में आएगी कि बल तो लग रहा है ऊपर और विस्थापन हो रहा है नीचे। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के मध्य कोण बन रहा है, ये बल है और ये क्या है, विस्थापन। इसके मध्य क्या बन रहा है, कोण। जब बल और विस्थापन के मध्य कोण बनो, आपने कभी बार देखा होगा बच्चे खिलौने गाड़ी को ऐसे खींचते हैं और कार उसके पीछे पीछे आती है। अगर नीचे बैठ के खींचे तो दोनों की दिशा एक है, लड़की ऊपर से खींच रही है और कार नीचे गति कर रही है, इसका मतलब दोनों के बीच कोण बन रहा है। तो यहां कोण बन रहा है, इसका मतलब आप सीधा दिमाग लगाओ, ये लड़की जब इस कार को खींचेगी तो सीधी से मतलब है कि बल तो ऊपर लगा है, लेकिन इस बल का एक हिस्सा, इस बल का हिस्सा एक नीचे काम कर रहा है, एक घटक नीचे काम कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली बल से तो वस्तु गति कर रही है। तो हम ये मानते हैं कि लड़की कार को ऊपर की ओर खींच रही है, लेकिन उस ऊपर की ओर खींचने के बावजूद भी कार तो नीचे जा रही है। इसका मतलब कोई ना कोई बल तो नीचे काम कर रहा है, वही इस वस्तु को गति करा रहा है। तो इस बल का एक घटक लेंगे नीचे, उस बल को हम बोलेंगे F cos थीटा। क्या बोलेंगे, F cos थीटा।
तो हम यहां कह सकते हैं ये बल ऊपर लग रहा है लेकिन ये वस्तु नीचे जा रही है, वस्तु नीचे जा रही है। इसका मतलब ये वस्तु जब नीचे गति कर रही है तो नीचे एक बल का एक घटक काम कर रहा है F cos थीटा। तो मैं कह रहा हूं भले ही लड़की ने बल ऊपर लगाया लेकिन उस बल का एक घटक नीचे काम कर रहा है, तभी तो वस्तु नीचे गति कर रही है। इसका मतलब एक छोटा सा घटक या छोटा सा हिस्सा, बल का छोटा सा अंश एक नीचे काम कर रहा है। और तो हम यहां इस गाड़ी को गतिशील करने के लिए हम कौन से घटक को जिम्मेदार मान रहे हैं? इसी को। तो हम इसी घटक को साथ में लेंगे और हमारा सूत्र बन जाएगा W बराबर Fs cos थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि बल और विस्थापन के मध्य कोण हो तो सूत्र क्या लगेगा? Fs cos थीटा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि बल और विस्थापन के मध्य कोण हो तो हमारा सूत्र बन जाएगा Fs cos थीटा। एक लड़की कार को खींच रही है, खींच ऊर्ध्वाधर रही है, कार नीचे क्षितिज जा रही है, तो ऊर्ध्वाधर से क्षितिज में घटक काम करेगा, उसी घटक को हम लेंगे Fs cos थीटा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि तीन स्थितियां हैं कि बल का मान कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो अगर हम देखते हैं ये मान लो एक स्थिति पहले, ये S और ये F बल, ठीक। एक स्थिति ये S और इसके ऊपर ये F, दोनों समांतर है। एक स्थिति ये S और ये F, एक स्थिति ये। तो आप यहां क्या देखते हो? पहले देखो, पहली स्थिति ये। अगर मैं पहली स्थिति आपको बताऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हो तीन स्थितियों को। मान लो ये बल और विस्थापन के मध्य कोण कितने का कोण है? 90 डिग्री। बल और विस्थापन के मध्य कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ये अगर मान लेते हैं ये बल और विस्थापन के मध्य कोण है 90 डिग्री। विस्थापन इधर हो रहा है, बल ऊपर लग रहा है, इनके मध्य कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। जब दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो कोण कार्य का मान 0 होगा। कैसे? एक लड़की कार को ऐसे खींचे, लड़की ने कार को ऐसे खींचा, तो बताओ कार ऐसे आगे जाएगी क्या? नहीं, कार कभी आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोण कितना है? 90। जब कोण 90 होगा तो हम सीधी सी बात है, जब कोण 90 का मान यहां रखेंगे cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। इसलिए कार्य का मान 0 हो जाएगा। हम जब यहां cos थीटा 90 का मान रखेंगे तो cos 90 बराबर क्या होता है? cos 90 बराबर क्या होता है? 0। इसलिए कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0। एक और उदाहरण, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, दोनों की दिशा एक ही है, गाड़ी भी इधर जा रही है, विस्थापन इधर ही हो रहा है, दोनों की दिशा एक है, तो जब दोनों की दिशा एक होगी तब हम कहते हैं कोण का मान क्या होगा? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तब कार्य अधिकतम होगा। कार्य क्या होगा? अधिकतम। तो आपको यहां ध्यान रखना है, कार्य अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। अगर ये बल और दूसरी अगर बात करते हैं विस्थापन की, ये इसके ऊपर ही है विस्थापन, ये S, ठीक। यहां तीन स्थितियां, 1, 2 और ये 3। अगर दोनों की दिशा एक है तो कोण कितना बन रहा है? थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री। और दोनों की दिशा 90 है, कितनी है? 90 डिग्री। अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो कोण थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री। अब cos 0 बराबर क्या होता है? 1। cos 90 बराबर क्या होता है? 0। cos 180 डिग्री बराबर क्या होता है? -1। तो इसका मतलब यहां W का मान होगा ऋणात्मक, यहां W का मान होगा 0 और यहां W का मान होगा 1 सबसे अधिक। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब दोनों की दिशा एक है तो कार्य का मान अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। अब जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है कार्य का मान घट रहा है। देखो कोण बढ़ रहा है 30, 60, 70, 80, 90। अब दोनों लंबवत आ गए, दोनों लंबवत है, ये विस्थापन है और ये बल है। विस्थापन बल, ये विस्थापन है और ये बल है, तो दोनों के बीच में अगर हम कहते हैं कोण कितना का बन गया? 90 का, तो कार्य का मान हो गया 0। अब देखो 0 से मान घट रहा है और माइनस में हो रहा है। किसमें हो रहा है? माइनस में। तो हमने देख लिया, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तब कार्य का मान धनात्मक होगा, प्लस में। किसमें होगा? प्लस में। जब दोनों लंबवत होंगे तो कार्य का मान 0 होगा, और दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे तो कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक। अब देखो, अचानक चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगा दिए, गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा दिए, ब्रेक, जैसे मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, हम ब्रेक लगा रहे स्कूटी ब्रेक लगाए तो ब्रेक ऐसे लगाए, ब्रेक लगने वाला बल गाड़ी को पीछे धक्का दे रहा है, और ब्रेक लगती क्या गाड़ी रुक जाती है क्या? नहीं, ब्रेक लगाती गाड़ी थोड़ी बहुत आगे जाती है। तो ये किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि ब्रेक वाला बल इधर लग रहा है और गाड़ी आगे जा रही है। चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाने पर जब ब्रेक को हम ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब गाड़ी को पीछे रोक रहे हैं, पीछे की ओर, और गाड़ी कहां जा रही है? आगे। ये कार्य ऋणात्मक होगा। चलती हुई गाड़ी के ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी गतिशील होती है, तो ये कार्य क्या होगा? ऋणात्मक।
ध्यान से सुनना, आपको कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। और यहां पे जब 90 डिग्री वाला देखा तो आपने देख ही लिया। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य का मान 0 कैसे हो रहा है। इस 0 को हम कंसीडर करें, जैसे एक कुली यहां से अटीची को यहां रखा, यहां से अटीची को यहां रखा कुली ने, तो विस्थापन हुआ है, कुली ने बल लगाया है, कार्य हुआ है। अब कुली अटीची को ऐसे लेके बैठा है तो कार्य तो हो ही नहीं रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। लेकिन एक कुली अटीची को लेके चल रहा है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध देखें तो कार्य क्या होगा, इसको भी हम देखते हैं। तो कार्य क्या होगा, ध्यान से देखना अगर गौर से। तो पहले तो हम ये देख लिया, अगर दोनों की दिशा एक है तो कार्य का मान धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा, धनात्मक, दिशा एक है। ये कार्य का मान क्या होगा, 0, और ये कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो 3 स्थितियां हैं। कहने का मतलब दोनों परस्पर समांतर है तो कार्य अधिकतम, फिर धीरे धीरे कौन बढ़ेगा, कार्य 0 कम होता जाएगा, यहां के 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -1, दोनों की दिशा विपरीत होगी। तो अब एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ये एक m द्रव्यमान का पिंड है, इसको मैंने धक्का लगाया, F बल लगाया, और ये यहां आ गया, यहां आ गया। तो आप कह सकते हो सर इसमें विस्थापन हुआ है S, बल लगाया है S हुआ है, तो W बराबर FS हो गया। ठीक, यहां जो मैंने बल लगाया, ये बल कौन सा है, पेशीय बल। मैंने हाथ से लगाया, हाथ की मांसपेशियों से लगाया, ये पेशीय बल या किक मारी, ये पेशीय बल। लेकिन अगर आपको पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल, भार वाला बल, भार वाला बल हमेशा नीचे लगता है, ऊर्ध्वाधर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल उसकी बात कर रहे हैं, ये बल कहां लग रहा है, नीचे, क्लियर। विस्थापन कहां हो रहा है, इधर। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, भार वाले बल से देख रहे हो, भार के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसको देख रहे हो, ये वाला बल कहां लग रहा है, नीचे। विस्थापन कहां हो रहा है, इधर। बताओ इनमें कोण कितना बना, 90 डिग्री। जब इनमें कोण 90 डिग्री बना है तो इसका मतलब कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य का मान क्या होगा, 0। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे पेशीय बल के कारण तो कार्य हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य का मान क्या होगा, 0। ठीक, एक और उदाहरण भी हम देखते हैं। कई बार हम देखा होगा, एक कुली अट्टीची को जब उठा के चल रहा है, तो हम कह रहे हैं अट्टीची को उठा के चल रहा है तो पेशीय बल की उसके हाथ पांव में गतिशील बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, कार्य हो रहा है। लेकिन जब कुली अट्टीची को लेके घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य क्या होगा। तो हम देखते हैं, जब कुली ने अट्टीची को उठाई है तो गुरुत्वाकर्षण वाला कार्य बल कहां लग रहा है, नीचे, और विस्थापन कहां हो रहा है, इधर। तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा, नीचे। जैसे कुली वाला भार वाला बल ऐसे लग रहा है और कुली जा रहा है ऐसे, तो कोण कितना होगा, 90। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य का मान क्या होगा, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक उदाहरण और, ये घिरनी, ये बाल्टी, ठीक, खींच रहे हैं। अब घिरनी में खींचना आसान क्यों होता है, इसका कारण सुनो। कारण क्या हो रहा है, हम बल लगा रहे हैं, हम पेशी बल लगा रहे हैं, हम जो बल लगा रहे हैं उस बल का मान कहां है, नीचे। ठीक, ये पे 2 बल लग रहे हैं, F1 और F2, एक पेशी बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल, 2 बल लग रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण, यहां पे 2 बल काम कर रहे हैं। अब बताओ, पेशी बल का हमने बल जब घिरनी से खींच रहे तो हम बल कहां लगा रहे हैं, नीचे। पेशी बल भी कहां लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कहां लग रहा है, नीचे। जब दोनों बल एक साथ नीचे लग रहे हैं तो उसको खींचना क्या है, आसान। अब आप सीधा बाल्टी को खींचो, सीधा। अब देखो, आपने F1 पेशी बल कहां लगाया, ऊपर, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे। ध्यान से देख लो, भार वाला बल कहां लग रहा है, नीचे। तो यहां आप जो घिरनी से खींचना आसान क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही बल, पेशी बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों ही नीचे लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, तो जुड़ जाएंगे और खींचना आसान होगा। और यहां पे जब हम इसको खींच रहे हैं, दोनों कहां लग रहे हैं, ऊपर। तो अब देखना, ये F1 बल कौन सा है, पेशी बल, और F2 बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण वाला, भार। गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं, भार। अब आपको पूछे बाल्टी कहां जा रही है, ऊपर, तो विस्थापन और ये दोनों एक ही दिशा में, तो कार्य का मान तो होगा धनात्मक। लेकिन आपको पूछा जाए बाल्टी तो ऊपर जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो आप कह सकते हो दोनों के बीच में कोण कितना बन गया। अब बताओ गौर से, F2 कहां लग रहा है, नीचे, S कहां लग रहा है, ऊपर। तो इसको हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जब हमने यहां पे देखा, ये बाल्टी का उदाहरण लिया, या बाल्टी का उदाहरण। अब देखो, भार वाला बल कहां लग रहा है, नीचे, और बाल्टी कहां जा रही है, ऊपर। बताओ दोनों में कोण कितने का बना, S ऊपर, भार नीचे, कोण कितने का बना, 180। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक, लेकिन घिरनी में आपने देखा होगा कि वस्तु को हम कहां खींच रहे हैं, नीचे। गौर से आ रहा नहीं है ना, वहां उसको कंसीडर करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहां कंसीडर करो। अब हमने यहां देख लिया गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य का मान क्या है, ऋणात्मक, जबकि
वहां हमने देखा था कि इसी में अगर पेशी बल का पूछा जाए तो पेशी बल हम कहां लगा रहे हैं, ऊपर। F1 कहां लग रहा है, ऊपर। तो दोनों की दिशा F1 भी ऊपर है और S भी ऊपर है, एक ही दिशा है दोनों की, तो इसका मान धनात्मक होगा। तो पेशी बल के विरुद्ध बाल्टी को खींचते समय कार्य धनात्मक होगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल या भार के विरुद्ध कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यहां दोनों समांतर है तो कार्य धनात्मक, यहां दोनों विपरीत तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो हमने यहां कार्य को देख लिए। और जब कार्य हम कर रहे हैं तो ऊर्जा खर्च हो रही है, कार्य का बराबर F × S। जब दोनों के मध्य कौन होगा तो Fs cos थीटा। कार्य का मान कब धनात्मक होगा, जब दोनों समांतर होंगे, और कार्य का मान कब ऋणात्मक होगा, जब दोनों विपरीत होंगे। कार्य का मान कब 0 होगा, जब एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। क्या होंगे, लंबवत। अब यहां एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है कि हम ऊर्जा, कार्य जब खर्च करेंगे तो ऊर्जा होगी, ऊर्जा खर्च करेंगे तो क्या होगा, कार्य। तो हम ऊर्जा को भी ले रहे हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार है, तो हम कहेंगे यहां ऊर्जा। हम यहां कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम यहां ऊर्जा की बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अब यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार है, दो, एक है स्थितिज और एक है गतिज। एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरी कौन सी है, गतिज ऊर्जा। तो हमने ऊर्जा का मात्रक पूछे तो हम ऊर्जा का मात्रक क्या लिखेंगे, जूल। कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा की मात्रक भी जूल, ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन स्थिर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। गतिज ऊर्जा की मात्रक क्या होगा, जूल। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा या बोलेंगे कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बोले तो यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा बोले तो स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब होती क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आएगी उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज। और जो गति के कारण ऊर्जा आएगी इसको क्या बोलेंगे, गतिज। तो वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आएगी वो गतिज। चलती हुई बस, दौड़ता हुआ घोड़ा, बहता हुआ पानी, झरना या आती हुई गेंद, जो भी चलती हुई आ रही है, गतिशील आ रही है, वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज। अब स्थितिज की बात करते हैं। आम देखा होगा ये बच्चे की खिलौने वाली गाड़ी, इसमें घेरे दूर दूर होते हैं। अब आप जब इसमें चाबी भरते हो, क्या भरते हो, चाबी, तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर और ज्यादा जोर लगाते हो तो आप देखते हो तो ये घेरे एकदम पास पास आ जाते हैं। क्या आ गए, पास पास। और ये घेरे क्या थे, दूर दूर। तो घेरों की स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन। पहले घेरे फैले हुए थे, अब घेरे पास पास आ गए हैं। इसका मतलब घेरे पहले दूर थे, अब घेरे पास पास आ गए हैं। घेरों की स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन। घेरों की स्थिति में परिवर्तन, वो कौन सी ऊर्जा आई है, स्थितिज। आप धनुष को भी देखो, धनुष में जब उसकी कमान को खींचते हैं तो पहले जब कमान खींचता है तो जो उसकी डोरी होती है, डोरी के आकार में क्या होता है, परिवर्तन। जब डोरी के आकार या स्थिति में परिवर्तन होता है, कौन सी होती है, स्थितिज। तो घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थितिज। धनुष की जब डोरी या कमान खींचते हैं तो डोरी के में खिंचाव आता है, डोरी की स्थिति में परिवर्तन आता है, वो भी कौन सी होगी, स्थितिज। अब हमने अब देख लिया कि स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थितिज और गति के कारण कौन सा होगा, गतिज। एक रुकी हुई बस बात करें तो स्थितिज बात करेंगे। अगर मैं आपको बात करूं, पानी ऐसे जा रहा है, मैंने पानी जाते जाते सामने एक दीवार बना दी, बांध। अब पानी आगे जाएगा कि ऊपर जाएगा, पानी कहां गया, ऊपर। पहले पानी नीचे था, बांध बनाने के कारण पानी की हाइट बढ़ गई, पानी ऊपर चला गया। पानी की स्थिति में परिवर्तन हुआ, पहले पानी धरातल पे था, अब पानी कहां चला गया, ऊपर। तो पानी नीचे से ऊपर चला गया, अब यही ऊपर वाला पानी कहां आएगा, नीचे, वापस गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि जब पानी धरातल पे था और बांध बना के इसकी ऊंचाई बढ़ा दी, इसकी स्थिति में क्या कर दिया, परिवर्तन, तो ये कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज। तो बांध बनाकर हम पानी की स्थिति ऊर्जा बनाते हैं। और जब मैंने यहाँ पे घेरों की आकृति में परिवर्तन कर दिया है, स्थिति ऊर्जा आ गई है, अब ये ऑटोमेटिक इसमें गति आ जाएगी और ये गति करने लग जाएगा। तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। ऊर्जा का पहला नियम, ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और कुल ऊर्जा का मान नियत रहेगा, ये है संरक्षण। अगर स्थितिज बढ़ेगी तो गतिज क्या होगी, घटेगी, ये ध्यान रखना आपको। अगर स्थितिज घटेगी तो गतिज क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको ध्यान कंसीडर करना है। कैसे, देखो स्थितिज क्या हो रही है, घट रही है, तो गतिज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब स्थितिज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो गतिज क्या हो रही है, घट रही है। कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा, इसी को बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जितना घटी है वो उतना बढ़ी है, तो ये घटा हुआ रूप इसमें बदला है, ऊर्जा रूपांतरण। ये जितना बढ़ा है तो ये इतना घटा है,
इसको बोलेंगे ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। अब इसका सूत्र, स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा 1/2 mv²। m द्रव्यमान और v वेग। स्थिर ऊर्जा का सूत्र है mgh। ये कैसे आया उसको भी हम देख लेते हैं। स्थिर ऊर्जा को अगर बात करें, ये m द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक। इसको मुझे h ऊंचाई तक लेके जाना है, h ऊंचाई तक लेके जाना है m द्रव्यमान के पिंड को। अब मैं जब m द्रव्यमान वाले पिंड को जब ऊपर ले जाऊंगा, ये अपने आप जाएगा कि मुझे धक्का लगाना पड़ेगा? ऊपर से नीचे लाना है तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और यहां बल भार के रूप में होगा। सीधी सी बात, पहले हम कार्य देखते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मुझे मेरा किया गया कार्य होगा W बराबर Fs। अब इसकी ये बीच वाली दूरी कितनी है? तो हम कहते हैं h है, ठीक। विस्थापन तो हो गया h, तो रख दिया h इंटू F का मान। अब आप मुझे बताओ, ये बल बाएं से दाएं से लग रहा है कि नीचे से ऊपर लग रहा है? नीचे से ऊपर। तो यहां नीचे से ऊपर वाला बल होगा भार, और भार को हम बोलते हैं माजी। क्या बोलते हैं? माजी। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। तो आपका फॉर्मूला आ गया W बराबर mgh। कैसे आया? S इसके बीच का विस्थापन है, और ये बल, जिस बल के विरुद्ध मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है नीचे और मैं इसके विरुद्ध इसको ऊपर ले जाने के लिए बल लगा रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, कार्य का मान होगा F इंटू S। और F mg क्यों लिया? कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, यहां मान नहीं आएगा, माजी आएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? माजी। तो हमारा सूत्र बन जाएगा mgh। अब ध्यान से देखना, अगर आपको बात करें, मैं वस्तु को यहां ले गया ऊपर, सबसे ऊपर ले गया, जैसे जैसे मैं वस्तु को ऊपर ले जाऊंगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो बताओ गतिज क्या होगी? घटेगी। गतिज क्या होगी? घटेगी। ये सीधी सी बात है। कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? स्थिर। कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं मेरी कुल यांत्रिक ऊर्जा, अगर मैं बात करूं यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज प्लस गतिज, ये मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं मेरी यांत्रिक ऊर्जा है 100, कितनी है? 100। तो ऊंचाई पे अगर मैं मानता हूं ये मेरी 100 है तो ये मेरी 0 है, मान लिया 0 है, तो टोटल ऊर्जा मेरी कितनी है? 100। अब जैसे जैसे मैं, अगर आपको पूछूं, अगर मैं नीचे आऊं, क्या आऊं? नीचे। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरी स्थितिज क्या होगी? घटेगी, और गतिज क्या होगी? बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं नीचे आ रहा हूं, स्थिति घट जाएगी, और नीचे आगे मान लो मैं कह रहा हूं यहां बीच में आ गया, सेंटर में, यहां बीच में आ गया, तब बीच में आने पर मेरी स्थिति कितनी हो जाएगी? 50। 100 से घट के कितनी हो गई? 100 से घट के कितनी हो गई? 50। और ये 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 50। और कुल मेरी ऊर्जा कितनी है? 100। तो मेरी कुल ऊर्जा तो पहले भी कितनी थी? 100। अब भी मेरी कुल कितनी है? 100। स्थितिज नीचे आने पर स्थिति क्या हो रही है? घट रही है। 100 से घट के कितनी हो गई? 50। गतिज 0 से कितनी हो गई? 50। बढ़ गई है। जितनी स्थितिज घटी है, स्थितिज का घटा हुआ रूप गतिज में बदल गया है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं, जबकि ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। कुल ऊर्जा, न ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी देख लिया। तो हमने यहां देख लिया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कहां जा रहे हैं? ऊपर। कहां जा रहे हैं? ऊपर। स्थितिज क्या होगी? बढ़ेगी। गतिज घटेगी। अब कहां जा रहे हैं? नीचे। इसमें कहां आ रहे हैं? नीचे। और इसमें कहां जा रहे थे? ऊपर। ऊपर जा रहे हैं तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी। नीचे आएंगे तो ये घटेगी और ये बढ़ेगी। कुल मिला के क्यों बढ़ रही है ऊपर जाने पर? क्योंकि h बढ़ रहा है, और इसके फॉर्मूले में क्या आता है? h। स्थिर ऊर्जा के फॉर्मूले में h आता है। ऊंचाई पे जाएंगे तो h बढ़ेगा, स्थितिज बढ़ेगी तो गतिज घटेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है? स्थिर। इसी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि एक m द्रव्यमान की वस्तु, 5 किलो की वस्तु है, 5 kg, उसको 10 मीटर ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो उसका कार्य का मान बताओ। तो ये h का मान आ गया 10 मीटर, ठीक। तो हम यहां सूत्र लगाएंगे mgh। कौन सा सूत्र लगाएंगे? mgh। और जब mgh सूत्र लगा के इसको प्रश्न को करेंगे तो हमको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो इधर, हमारे सामने सूत्र है W बराबर mgh। m का मान कितना है? 5। कैसे मालूम पड़ा 5 है? पीछे क्या लिखा हुआ है? kg, तो लिख दिया 5। g का मान हम लगभग मान देते हैं 10, और h का मान कितना है? 10, तो कितना हो गया? 500 जूल।
ये किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि हम वस्तु को स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो स्थिति में संचित होगा, और गति में परिवर्तन कर रहे हैं तो गतिज में। ये इसका मान आ गया 500। तो मैं कह रहा हूं यहां पे स्थिर ऊर्जा का मान कितना आ गया 500। अब आपको पूछा जाए यहां पे इसकी आधी ऊंचाई पे इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे आधी ऊंचाई में 10 का मान क्या हो जाएगा, आधा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, आधा। आधी ऊंचाई पे कितना हो जाएगा 250। क्लियर। और अगर यहाँ पे धरातल में पूछा जाए स्थिर ऊर्जा का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 0, क्योंकि यहां पे h का मान क्या है 0। तब h का मान जब आप यहां 0 पटकोगे तो टोटली क्या हो जाएगा 0। तो देखो 0, 250 और 500 ऊपर जाके ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपको इनडायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान से देखो इधर। जब इस ऊर्जा का मान यहां 500 जूल है तो बताओ यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, फिक्स रहेगी। यहां पे यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी, फिक्स। यहां पे यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी, फिक्स। सिर्फ स्थिति और घटेगी बढ़ेगी। अब इसको कैसे करना है, ध्यान देखना। अगर आपको पूछा हम आधी ऊंचाई पे आ गए तो स्थिर ऊर्जा घट गई, स्थिर ऊर्जा कितनी हो गई 250, तो बताओ गतिज कितनी होगी 250 ही, क्योंकि ये जितना घटी है उतनी तो गतिज बढ़ी है। इसका मतलब अगर आपको बीच वाली दूरी पे सीधा स्थितिज पूछे तो आप तो निकाल सकते हो 500 का आधा 250, लेकिन गतिज जब पूछे बीच में तो आपको गतिज का आपका सूत्र आपके पास है ही नहीं, 1/2 m² है क्या आपके पास, नहीं है। लेकिन आप इनडायरेक्ट निकालोगे कि जब गतिज स्थितिज घट गई है, कितनी घटी है 250, तो गतिज का मान क्या हो जाएगा 250। जितना ये घटी है उतना गतिज आ जाएगी। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार आए तो आपको ध्यान रखना है कि एक वस्तु को ए से बी पर ले जा रहे हैं, बी पर ले जा रहे हैं, ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, और यहां स्थिर ऊर्जा का मान उसका 1000 जूल है। कितना है 1000 जूल। अब इसको आधी ऊंचाई पे लाए तो स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा 500 जूल। सीधी सी बात आधी हो जाएगी। तो गतिज का कितना होगा, गतिज का कितना होगा 500 जूल, क्योंकि इनडायरेक्ट आपको ध्यान रखना है जितना ये घटी है उतना ही गतिज बढ़ेगी। क्लियर। ये भी ऐसा प्रश्न आया तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहां गतिज और स्थिर ऊर्जा को देख लिया। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, 1/2 mv²। ठीक, ये गतिज ऊर्जा। और इसमें भी सवाल आ सकते हैं, यदि m को बढ़ाया जाए, m को बढ़ाओगे तो m को दुगना करोगे तो गतिज भी दुगनी होगी, लेकिन v को दुगना करोगे तो क्या होगा, अगर v को दुगना करोगे तो यहां v का स्क्वायर है, v का क्या है स्क्वायर। तो अगर मैं लिखता हूं v को मुझे दुगना करना है, v को मुझे क्या करना है दुगना। ठीक, तो v का मान क्या है 2। अब मैं v की जगह जब 2 रखूंगा तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर होगा तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना। क्या हो जाएगी 4 गुना। अगर मैं आपको पूछा है v को आधा करना है, v को क्या करना है आधा, तब यहां v की जगह जब आधा रखोगे तो आधे का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/4, तो गति ऊर्जा हो जाएगी चौथाई। जब v को दुगना करेंगे तो दुगने का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जब v को तिगुना करेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसका संवेग से पूछा जाए तो आपको 1/2 mv² तो आपको मालूम ही है। जब इसको संवेग में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं संवेग में, तो आपको ध्यान रखना है संवेग का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे m की गुणा करता हूं। ऊपर भी मैंने m की गुणा करी और नीचे भी मैंने m की गुणा करी। ऊपर मैंने m की गुणा करी तो बन जाएगा m² v² और नीचे बन जाएगा m। तो मेरा सामने सूत्र आ गया 1/2 m² v² बट्टे m। क्यों किया है मैंने, ऊपर और नीचे m की मैंने गुणा क्यों की है, क्यों, क्योंकि मुझे इसे m² v² में बदलना है। और आपको मालूम है m² v² को हम क्या बोलते हैं p, m और v को बोलते हैं p, और m² v² है तो हम इसको बोलेंगे p²। इसकी जगह हम लिख देंगे p²। तो हमारे सामने फॉर्मूला बन गया 1/2 p² बटे m। अब फॉर्मूला हमारे सामने ये बन गया। तो आपको इस फॉर्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट कैसे किया है, ऊपर नीचे m की गुणा की है तो m² v² बटे m आ गया। अब एग्जाम में प्रश्न आया किसी वस्तु में उसका संवेग दुगुना करने पर गति ऊर्जा क्या होगी। अब यहां संवेग है कि संवेग का स्क्वायर है, संवेग का स्क्वायर। अब हमने इसको दुगुना किया है तो दुगने का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 गुनी। तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से इस प्रश्न को करना है, कैसे नहीं करना है, ये सूत्र से डिपेंड करते हैं। अब हम यहां पे कुछ प्रश्न भी देख रहे हैं, ध्यान देखना। कुछ प्रश्न जैसे चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भर दी है, चाबी भरने से उसके आकार में क्या हो गया है परिवर्तन, कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, तो कहेंगे स्थितिज। क्लियर। अगर आपको यहां पे ऐसे आता चाबी भरी है इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कौन सी होगी स्थितिज। अगर एक दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई हवा, चलती हुई बस में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप क्या कहोगे गतिज। ध्यान रखना है आपको। अब अदिश राशि है तो आपको ध्यान रखना है समय कैसी है सदिश। और आपको सीधा मालूम पड़ गया ऊर्जा और कार्य दोनों अदिश राशि है,
ऊर्जा और कार्य कैसा है? अदिश। तो आपको ध्यान रखना, ये कैसी है? अदिश। तो आपने यहां ऊर्जा और कार्य से पकड़ लिया कि ऊर्जा और कार्य अदिश है, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक, वह वाली राशियां क्या होती है? सदिश। निम्नलिखित सदिश राशि है, और सदिश में आपको मैंने बताया था पहचान क्या बताई थी? वह से बन गया त्वरण, वह से बन गया विस्थापन, वह से बन गया वल से बन गया बल, ये सभी है बल, भार, ये सभी कैसी राशि है? सदिश। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेग। ठीक, हाँ, इसका आंसर आप खुद दो। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मैंने आपको सिद्धांत बताया था। नियम पूछे तो गति का तीसरा नियम, और ये पूछा था इसमें आंसर क्या आएगा? काफी जने आंसर, अविनाश राजपूत ने भी आंसर दिया है 4। और इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पूछा जाए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस पे आधारित करता है? संवेग संरक्षण पे सिद्धांत पे कार्य करता है। अब नेक्स्ट, यदि एकाएक घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर देता, अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ध्यान से सुनो। अब आप इसमें गति का पहला नियम लग रहा है, घोड़ा अचानक चलता है, तो घोड़ा गतिशील कौन हुआ है? घोड़ा। एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसमें कौन सा हम बात करेंगे? जड़त्व की बात कर रहे हैं, जड़त्व की। और जड़त्व कौन सा है? विश्राम जड़त्व, स्थिर जड़त्व। कौन सा जड़त्व? स्थिर जड़त्व। तो हम यहां गति का पहला नियम की बात कर रहे हैं। पहले नियम में कौन सा आएगा? स्थिर जड़त्व, और इसका आंसर होगा विश्राम जड़त्व। शरीर का वजन, वजन बोले तो भार, या वजन का मतलब क्या है? भार। भार सबसे अधिक कहां होगा? भार। भार का पूछा है, भार का पूछा है, द्रव्यमान नहीं पूछा है। अगर द्रव्यमान पूछता तो हम लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। ठीक, अब जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? बताओ, जी का मान, जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? ध्रुवों पर। तो भार का मान भी ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम। विषुवत रेखा पर होगा कम। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम। ध्रुव पे क्या होगा? अधिकतम। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक तो आप सबको मालूम, कार्य और के मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन, और ये वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ये भी आपको ध्यान रखना है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और ये प्रश्न आपने कर लिया। अब नेक्स्ट, यदि बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? साइन थीटा लेंगे या कोस? तो हम कहेंगे कॉस थीटा लेंगे, एफ एस कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एम द्रव्यमान की वस्तु को वी से वेग से गतिमान हो तो उसके गति ऊर्जा का मान होगा। गति ऊर्जा का सूत्र देखना है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, एक था आपके सामने फॉर्मूला mgh, और एक था 1/2 mv²। ये h वाला तो स्थिति बता रहा है, ऊंचाई, स्थिति ऊर्जा, और v वाला वेग बता रहा है। वेग जहां आएगा वो गतिज होगी, जहां पे वेग आएगा वो गतिज होगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? बताओ, mv² होगा, 1/2 mv² होगा? कौन सा आंसर है इसका? प्रकाश आंसर सही दिया 4, कल्पना शर्मा ने सही दिया, राजेंद्र शर्मा ने सही दिया, काफी स्टूडेंट का सही आ रहा है, चेतन नागर ने सही दिया, वेरी गुड, डी एकदम शाबाश, वेरी गुड शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? डी। तो हमने यहाँ कुछ प्रश्न को देख लिया है, हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और हमने कर भी लिया है। जैसे इसका उत्तर एफ एस कॉस थीटा था, हमने देखा था कार्य का मात्रक क्या है? जूल। हमने प्रश्नों को देखा। अगर आपको पूछा जाए इन प्रश्नों में, अब आपको ही ध्यान रखना है हमें करना कैसे नेक्स्ट। हाँ, हमने यहां कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे और आपने की। अगर मैं आपको ऐसा प्रश्न दूं, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे बताओ। अब सीधी सी बात है, चंद्रमा पे भार घटेगा और 1/6 हो जाता है, तो हम यहां लिखेंगे 600/6। 600/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। और अंतरिक्ष में पूछा जाए तब हम कहेंगे 0। क्या कहेंगे? 0। इस सवाल को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान देखो कैसे। वस्तु का भार होगा ऊपर ले जाने पर होगा पहले, घटेगा
दूसरा बढ़ेगा, तीसरा समान, चौथा सभी। इसका आंसर वस्तु का भार ऊपर ले जाने पर होगा। ऊपर ले जा रहे हैं, सीधी सी बात है, जी का मान घट रहा है तो भार भी क्या होगा, घटेगा। भार भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, भार घटेगा, समान तो रहेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। अगर इसको प्रश्न को ऐसे पूछते, वस्तु का द्रव्यमान ऊपर ले जाने पर होगा, आंसर बताइए इसका। वस्तु का द्रव्यमान घटता है बढ़ता है क्या? वस्तु का द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है या सदैव समान रहता है? वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित राशि है कि अपरिवर्तित? अपरिवर्तित राशि है, तो इसका आंसर आएगा ऊपर ले जाने पर वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, समान। क्या रहेगा, समान। यह भी ऐसे प्रश्न आया तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने कार्य और उसकी भी बात की, ऊर्जा की बात की, बल के बारे में देखा, गति के 3 नियम भी देखे, सदिश और अदिश भी देखे। अगर आपको मैं शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, शक्ति भी देख लेते हैं। शक्ति को बोलते हैं W/T, जब कार्य करने की क्षमता या दर। अब यह कार्य करने की जो दर आ रही है, कार्य W का मात्रक होता है जूल और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो हम यहां वाट को लिख सकते हैं जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड। ये हमें ध्यान रखना है। वाट को हम लिख सकते हैं जूल बटे सेकंड। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है। अगर आपको इसमें से पूछ दिया जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर, तो आप कहोगे वाट इंटू सेकेंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। जूल बराबर क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। इसी फॉर्मूले से आ गया, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। कई प्रश्न एग्जाम में घूम फिर के भी ऐसे पूछते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा। यहां तो आपको ध्यान रखना, हमने क्या मात्रक निकाला, जे बराबर W इंटू एस, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। हमने देख लिया। अगर मैं आपको पूछूं यहां पे जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड के अंदर ही, तो ध्यान से देखना इसको हमें क्या करना है, किस तरह से। हाँ, जैसे हम आपको पूछा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे एम्पियर। ठीक, अब आपको घुमा के पूछा विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का नॉर्मल मात्रक क्या है, जूल। और विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, भले ही इसमें वह आ रहा है, वह की राशियां जो भी आ रही है वो सदिश राशियां नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। ये अपवाद है, विद्युत धारा सदिश नहीं है। विद्युत की जो भी आ रहे हैं साथ में उसको भी सदिश नहीं है। अगर आपको पूछा है प्रतिरोध, प्रतिरोध भी कैसी है, अदिश। आपको पूछा जाए आवेश, आवेश भी कौन सी है, अदिश। आपको पूछे चालकता, चालकता भी कौन सी है, अदिश। जो भी विद्युत धारा से संबंधित टर्म आ रहे हैं ये सारी अदिश राशियां हैं। उष्मा भी पूछा जाए, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी कैसी राशि है, अदिश। तो ध्यान रखना है, विद्युत धारा सदिश नहीं है, प्रतिरोध भी सदिश नहीं है, आवेश भी सदिश नहीं है, चालकता भी सदिश नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो यूनिट में आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट के अंदर विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। हम बात कर रहे हैं यूनिट की। अब यूनिट को हम लिखते हैं यूनिट बराबर KWH। KWH, तो हम यहां देख रहे हैं KWH का मतलब क्या है, वाट इंटू घंटा, और आगे K का मतलब किलो। क्या है, किलो। सीधी सी बात है। तो हमें वाट इंटू घंटे को किलो में बदलना है, वाट इंटू घंटे को किलो में बदलना है, तो मैं इसमें 1000 का क्या दूंगा, भाग। तो ये यूनिट का सूत्र बन जाएगा। हम यूनिट को बोलते हैं KWH। और वाट इंटू घंटा छोटी राशि है, इसको बड़ी राशि में बदलनी है। ग्राम को मुझे किलोग्राम में बदलना है, तो मैं 1000 का भाग दूंगा और ये बदल जाएगा किलोवाट घंटा। वाट इंटू घंटा। अब एग्जाम में ये भी कई बार सवाल आता है कि 1 वाट, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो आपको सीधी सी ध्यान रखना है, यूनिट में क्या पूछा है, जूल पूछा है, जूल। इसका मतलब जो ये वाट इंटू घंटा आपको दिख रहा है, वाट इंटू घंटा, इसको आपको जूल में बदलना पड़ेगा। और जूल में बदलने के लिए आपको वाट इंटू सेकेंड चाहिए। इस घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा और ये किलो को भी वाट में बदलना पड़ेगा। तो पहले आप इस किलो की जगह क्या लिखोगे, 1000। क्यों लिखोगे, क्योंकि किलो को नॉर्मल वाट में बदलना है। ठीक, फिर इस घंटे को किसमें बदलना है, सेकंड में। तब जाके ये क्या बन जाएगा, जूल। क्योंकि हमें क्या निकालना है, जूल। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो किलो की जगह क्या लिख दिया, 1000। ठीक, फिर हम बात करते हैं वाट का, क्या रख दिया, वाट। वाट का क्या रख दिया, वाट।
और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे, पहले मिनट की बात करें, एक घंटे मिनट कितने होते हैं? हम कहेंगे 60 मिनट। ठीक, अब बताओ एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो आप कहोगे 60 × 60 और आपके सामने ये आ गया सेकंड। अब सेकंड में बदल गया, तो ये पहली बार 60 की गुणा की है मिनट में बदलने के लिए, दूसरी बार 60 की गुणा की है सेकंड में बदलने के लिए, और आपके सामने अब पूरा मान आ गया है कि 1000 वाट इंटू। अब देखो इन संख्याओं को एक तरफ रखो, तो 1000 × 60 × 60 और इसकी गुणा करोगे तो आप हो जाएगा 36 × 10⁵ 5 मिनट, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर आपको पूछा जाए अब इनकी आप गुणा करोगे, वाट W × S, और W × S को हम क्या बोलते हैं? जूल। तो यहां से पटक देंगे जूल, तो इसमें कितने हो जाएंगे जूल? 1 यूनिट पे जूल के मान होते हैं 36 × 10⁵5 जूल। ये भी कई बार सवाल आता है। शक्ति का छोटा मात्रक वाट है, बड़ा मात्रक किलोवाट है, किलोवाट घंटा। और एक हॉर्स पावर बराबर कितने होते हैं? 746 वाट। ये भी कई बार आता है। एक HP, एक अश्व शक्ति HP हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये भी ध्यान रखना है। तो हमने यहां प्रश्न देख लिए, शक्ति के बारे में देख लिए। शक्ति के अंदर हम कार्य करने की दर को देख रहे हैं, और कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति होती है, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट बराबर जूल × सेकंड भी होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है वाट बराबर जूल बटे सेकंड देखा था, और जूल बराबर हमने देखा वाट × सेकंड, और 1 यूनिट में जूल कितने हैं? 36 × 10⁵5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं 3.6 × 10⁵6, ये भी इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁵6, ये भी सही है। ऊपर नीचे 10 की गुणा कर देंगे 3.6 आ जाएगा, और ये 746 वाट आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रश्न को देखा और ढंग से रिवाइज भी किया। तो हमने आज टॉपिक की शुरुआत की थी बल से। पहले सबसे पहले भौतिक राशि देखा था, अदिश और सदिश, जिसमें दिशा है वो सदिश, दिशा नहीं वो अदिश। और उसके बाद हमने देखे थे गति के 3 नियम जो न्यूटन सर ने दिए थे। तीनों नियमों के बारे में देखा, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा। पहला परिभाषा बताता है, दूसरा परिमाण, तीसरा बल की दिशा। फिर इनके उदाहरण भी देखे, चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर यात्री कहाँ झुक जाता है? आगे की ओर, और स्थिर बस के चलने पर यात्री कहाँ हो जाता है? पीछे। ये पहला नियम। और बल कितना लगेगा? थोड़ा या ज़्यादा, ट्रैक्टर में बैठे हुए मालूम पड़ जाता है। ये गति का दूसरा नियम। और बल की दिशा क्या होगी? बल, ये गति का तीसरा नियम। उसके बाद हमने देखा था कि बल और द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, भार सदिश है, द्रव्यमान अदिश है, हमने देखा। उसके बाद हमने बात की थी कार्य और ऊर्जा की। कार्य बल और विस्थापन की गुणनफल को कहते हैं, जिनमें बल और विस्थापन दोनों होंगे तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। और कार्य का मान 3 तरह से होता है। जब कार्य का मान, बल और विस्थापन समांतर होते हैं तो कार्य का मान अधिकतम होता है, और जब दोनों विपरीत होते हैं तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, और जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो कार्य का मान 0 होता है। फिर हमने ऊर्जा की कंसिडर की। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के 2 प्रकार, स्थितिज और गतिज। गति के कारण गति ऊर्जा, स्थिति के कारण स्थिर ऊर्जा होती है। इस तरह से हमने यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार भी देखे। स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, और गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो आज हम स्थिति और गति ऊर्जा को भी देख लिया, और लास्ट में हमने ऊर्जा के रूपांतरण भी देख लिए। कुल ऊर्जा का मान, यांत्रिक ऊर्जा का मान संरक्षित रहेगा। गति बढ़ेगी तो स्थिति घटेगी, स्थिति घटेगी तो गति बढ़ेगी। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या होगी? रूपांतरित। और इस प्रकार आज हमने बल व गति और कार्य ऊर्जा को देखा, इससे संबंधित प्रश्न भी देखे, और भाषा भी समझी कि गति के कारण गतिज और स्थिति के कारण स्थितिज। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। गति के नियम, बल और मात्रक और सूत्र, और अदिश और सदिश भी आपके क्लियर होंगे। दूरी और विस्थापन भी मालूम पड़ गया होगा, अदिश क्या है, सदिश क्या है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर हमारी मुलाकात होगी क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में, जब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता से संबंधित टॉपिक पर। तो सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार और गुड इवनिंग। कल फिर हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। हम नए टॉपिक के साथ फिर एनर्जी के साथ हाजिर होंगे, और आपके आनुवांशिकता का साइंस का जूस पिलाएंगे, और आपको जो एग्ज़ाम के अंदर बूस्ट करेगा और आपको एनर्जी देंगे, और आप सफलता के मुकाम हासिल करेंगे, ये मेरी आशा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड इवनिंग। नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app
from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.